गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ स्टूडेंट, वेलकम टू निम्बस लर्निंग। ठीक है, और हम स्टार्ट करें आपके साथ अगेन स्टेल स्ट्रक्चर चैप्टर नंबर 3 कंप्रेशन मेंबर को। ठीक है, आज ये सभी, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं जहाँ से कल हमने उसको छोड़ा था, उसी को बाद इसको आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आ जाइए जल्दी से सभी। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, आ जाइए सभी। यहीं पे था बेटा, निम्बस के ऊपर ही, गेट वालों का था, गेट वालों का था। ठीक है, आपने देखे हो गया, देखना गेट से रिलेटेड कुछ सेशन हुए थे कल। ठीक है, वो 3-4 वीडियो बनी थी जहाँ पे जैसे कि गेट 6 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, पेपर 5 तारीख से ही, तो उनके जो पेपर थे उससे रिलेटेड कि बच्चों को कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, कैसे अपने आप को रहना चाहिए उस टाइम पर, और ड्यूरिंग द एग्जाम आपको कैसे क्वेश्चन वो करना है, तो उससे रिलेटेड आपके पास क्या था। ठीक है, उससे रिलेटेड आपके पास ये था बेटा। एवरेज मान के चलिए कि आपके पास 21 को स्टार्ट हुआ था, आज 3 तारीख है ना, तो हमारा अप्रोक्सीमेट 10 या 15 के बीच में ख़त्म हो जाएगा अगर। ठीक है, अच्छा आपका भी है 6 तारीख को, चलो बेस्ट ऑफ लक अभी से ही। ठीक है, चलिए फिर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बस एक लास्ट और कर लेना, ये लास्ट और कर लेना टू अनइक्वल एंगल सेक्शन के लिए, टू अनइक्वल एंगल सेक्शन के लिए। ठीक है, पहले कह रहा हूं बेटा, सच कह रहा हूं, ये एग्जाम में नहीं आता, रियलिटी में कह रहा हूं नहीं आता। ठीक है, टू अनइक्वल एंगल सेक्शन विद शॉर्टर साइड, विद शॉर्टर साइड connected to गसट प्लेट, कनेक्टेड टू गसट प्लेट। और ये जो हमारे पास पोर्शन वो आपके पास कैसा है, वो आपके पास है वर्स्ट केस है। वर्स्ट केस क्यों कह रहा हूँ, देखिए इसका अरेंजमेंट देखना। अगर आप ये अरेंजमेंट देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है कि शॉर्टर लेग कनेक्टेड है आपके पास। ठीक है, वो भी अपोजिट साइड है। ठीक है, कनेक्टेड टू गसट प्लेट ऑन अपोजिट साइड के बाद लिखना ऑन अपोजिट साइड, ऑन अपोजिट साइड। ठीक है, तो कैसे कनेक्टेड हो गए देखते हैं। शॉर्टर तो आपके पास ये तो हो गया लॉन्गर वाला पार्ट, और ये हो गया शॉर्टर, ये हो गया लॉन्गर वाला पार्ट, और ये आपके पास क्या हो गया शॉर्टर। इसके केस में आपके पास क्या होगा, नहीं बेटा, जो भी आपके पास लैम्डा से रिलेटेड में जितना भी आपके पास बता रहा हूं ना, वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा। मैंने लैम्डा के जितने भी केस बताए हैं ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और बाकी के 3, ये आपके एग्जाम में नहीं आते, ये आपके एग्जाम में नहीं आते। ठीक है, क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपके पास ये जो डाटा है वो जरूरी क्यों है, क्योंकि जब कन्वेंशन पढ़ोगे तो आपको एक नया पता नहीं चलेगा कि एक एंगल के लिए आर वी वी क्यों, क्योंकि उस टाइम पर वो डायरेक्ट क्वेश्चन करवाते हैं वहां से। ठीक है, बस आपको पता हो कि वहां पर आपके पास क्या रहता है, वी वी रहता है। डबल इक्वल है, सेम साइड पर या अपोजिट साइड पर आर एक्स एक्स रहते हैं वहां। क्यों मैं क्यों लिख रहा हूं, तुम कोड पढ़ना, कोड पढ़ोगे तो तुम्हें डायरेक्ट लिख रखा होगा कि जो डबल है उसके लिए मिनिमम है। ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं आपके पास लैम्डा। क्या बात करते हैं आपके पास लैम्डा, ये पे भी क्या होता है, एल इफेक्टिव अपॉन में आर वाई वाई रहता है। एल इफेक्टिव अपॉन में आपके पास क्या रहता है, वाई वाई, बस ये लास्ट, और यहाँ पर ये लैम्डा खत्म। ठीक है बेटा, बात यह है कि टिप्स यही था कि अगर तुमने प्रिपरेशन करा होगा वो तब बात है, वो आपने गेट का प्रिपरेशन करा होगा तब बात है। ठीक है,
वर्ड्स मतलब बेटा आपके पास क्या है कि ये आउटर में ऐसे लटका हुआ है, तो यहां पर जो शियर लेग है वो क्या होगा बताओ। आउटर में लटका हुआ है तो शियर लेग क्या होगा, ज्यादा। अगर शियर लेग ज्यादा होगा तो इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, कम, और इसके फेलियर के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा। इस कारण से ये क्या है, वर्स्ट केस है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये आपके पास क्या है, शियर केस क्या होता है, किस केस में आता है, तो आपको इसी कारण से मैंने यहाँ पे वर्स्ट लिख रखा है। क्लियर कि वर्स्ट होने का केस क्या है, क्योंकि यहां पर जो शियर आपके पास लेग है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो अगर आप वर्ड्स का मतलब आप नहीं समझ पा रहे हैं तो यहां पर याद रखना। ठीक है, इसका मतलब आप नहीं लिख पा रहे, समझ नहीं पा रहे, तो क्या लिखोगे कि वर्ड्स कंडीशन का मतलब आपके पास यहाँ पे किससे है, वर्ड्स कंडीशन का आपके पास यहाँ पे मतलब किससे है, क्योंकि यहां पर आपके पास क्या रहता है, हाई शियर लेग इफेक्ट। ठीक है, दूसरा आपके पास यहां पे क्या होता है, लो कैपेसिटी ऑफ सेक्शन। ठीक है, तीसरा आपके पास क्या लिखोगे, हाई चांस ऑफ फेलियर। ठीक है, इस कारण से बेटा इसको क्या बोलते हैं, वर्स्ट बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। क्लियर, वर्स्ट का कंडीशन क्या क्या है, क्योंकि हाई शियर लैग इफेक्ट आएगा, हाई शियर लैग इफेक्ट। दूसरा लो कैपेसिटी ऑफ सेक्शन, एंड तीसरा हाई चांस ऑफ फेलियर। इसी कारण से ये आपके पास सेक्शन कैसा है, वर्स्ट है। ठीक है बेटा, क्लियर क्या बेटा, बताइए। चलो फिर बात करते हैं आपके पास नेक्स्ट का। ठीक है, फॉर ऑब्जेक्टिव पर्पस ठीक है, यहां ऑब्जेक्टिव पर्पस से आपके पास क्या है, देखो गलती बहुत होती है, आपको उस गलती से करने से बचना है। अगर हम बैक सेक्शन की बात करें तो याद रखना सर्कुलर सेक्शन आपके पास बेस्ट होता है। सर्कुलर सेक्शन इज बेस्ट फॉर कंप्रेशन मेंबर। आपके पास एक क्वेश्चन आना आता ही आता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा सेक्शन किस चीज में बेस्ट होता है, ये बात याद रखना। अरे तुम रुक तो जाया करो, वो भी तो तुम्हें बताएंगे ना बेटा कि बेस्ट क्यों है, वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या रहता है कि सर्कुलर सेक्शन के अंदर अगर आप दो मेंबर को अगर आप जोड़ते हैं तो वेल्डिंग सिर्फ यहाँ पर और यहाँ पे की जाती है मेंबर को जोड़ने के लिए। इस कारण से ये सेक्शन आपके पास बेस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, बेस्ट हो जाता है। तो याद रखना किस लिए बेस्ट है, ड्यू टू लेस कॉन्टैक्ट एरिया इन द कनेक्शन, इसलिए आपके पास क्या हो जाता है, ये बेस्ट हो जाता है। अच्छा, अगर आपने पढ़ा होगा बेंडिंग में बेस्ट कौन सा है, आपने पढ़ा होगा ना, बेंडिंग में बेस्ट कौन सा है बताओ। आपने पढ़ा होगा कि बेंडिंग में एक सेक्शन बेस्ट है, बताओ कौन सा पढ़ा था आपने, आई, बिल्कुल सही। शियर में बेस्ट कौन सा है, बिल्कुल सही। शियर में बेस्ट कौन सा है, शियर में बेस्ट ठीक है, शियर में बेस्ट कौन सा है, वो टोर्जन में रहता है बेटा, वो टोर्जन में रहता है। देखना सोम जाके दोबारा पढ़ना, तुम भूल गए, सभी को याद बेंडिंग वाला है। आज सोम जाके दोबारा पढ़ना, वहां पे शियर चैप्टर पे जाना, तुम्हें पता चल जाएगा बेस्ट कौन सा है।
क्वेश्चन तो मैं सोम के ही पूछ रहा हूं तुमसे, क्वेश्चन तो मैं सोम के ही पूछ रहा हूं तुमसे, ठीक है। चलो आपको मैं सारी चीजें एक साथ लिखवा देता हूं, जो जो भी अलग अलग सब्जेक्ट में आपके पास पेपर में आता है वो मैं सभी बता देता हूं, ठीक है। पहले मैंने पूछा कंप्रेशन में, ठीक है, पहले कंप्रेशन का सीरीज बना लो। अगर पहले कंप्रेशन मेंबर का सीरीज बना लो जो हमारे सब्जेक्ट का है, उसके बाद बाकी सारे सब्जेक्ट का आपको बता देता हूं। सर्कुलर आपके पास कंप्रेशन में बेस्ट है, सर्कुलर आपके पास कंप्रेशन में बेस्ट है। उसके बाद आपके पास जो बेस्ट है उसे हम क्या बोलते हैं, आई सेक्शन, क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं आई सेक्शन। और उसके बाद जो हमारे पास बेस्ट है उसे बोलते हैं आपके पास क्या, रेक्टेंगुलर सेक्शन। तो याद रखना ये आपके पास सीरीज है, ठीक है। नहीं बेटा आपके पास होता है, जब तुम सर ने सोम पढ़ा दी तुम्हें, तुम वो चीजों को देखना जाके, तुम्हें चीजें पता चलेगी कि बेस्ट सेक्शन कौन सा है। चीजें सर ने बताई होगी पर तुम्हें पता ही नहीं होगा। ये आपके पास है सर्कुलर, ये आपके पास है आई सेक्शन, ठीक है, और ये आपके पास है रेक्टेंगुलर। ये आपके पास कौन सा है, रेक्टेंगुलर। ये आपके पास ऑर्डर है, ठीक है। अगर पूछे कंप्रेशन में बेस्ट कौन सा है, सर्कुलर, उसके बाद कौन सा है आई सेक्शन, और उसके बाद कौन सा है, रेक्टेंगुलर है, ठीक है। मैं आपको सीरीज बताता हूँ सारी, अलग अलग सब्जेक्ट में आप पढ़ते हैं चीजों को, कौन कौन सी है सारी बताता हूँ आपके बार, है ना, एक बार पूरा की पूरा, जो आपको दिक्कत ना है। एक जगह पे लिख लेना, यहां कहीं पर किसी साइड में करके लिख लेना उस पूरे को पूरा, ठीक है, जो दिक्कत ना आए। बेंडिंग के अंदर, बेंडिंग के अंदर, ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ये आपके पास सेक्शन है, ये आपके पास सेक्शन है, ये बेस्ट है, बेस्ट इन बेंडिंग। अगर आता है कि बेंडिंग के अंदर आपके पास बेस्ट कौन है, तो आप क्या लिखोगे, आई लिखोगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही। रेक्टेंगुलर सेक्शन ये आपके पास बेस्ट होता है, बेस्ट होता है, बेस्ट इन शियर, बिल्कुल सही। प्लेट सेक्शन, ठीक है, ये है आपके पास प्लेट सेक्शन, इसे बोलते हैं प्लेट, प्लेट सेक्शन। ये होता है आपके पास बेस्ट इन टेंशन, बेस्ट इन टेंशन। कंप्रेशन का बता चुका हूं, ठीक है। एक सेक्शन बनता है ऐसे, दो एंगल को मिला के, या फिर बनता है ऐसे, इसे बोलते हैं होलो सेक्शन। इसे क्या बोला जाता है, होलो सेक्शन। इसी को कंफ्यूज करने के लिए बोलते हैं टेबुलर, ट्यूबुलर सेक्शन। और ये जो बेस्ट होता है, ये बेस्ट होता है किसमें, बेस्ट इन टॉर्जन, बेस्ट इन टॉर्जन। इस तरीके से आते हैं क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में हैं, अलग अलग सेक्शन के लिए, तो ये आपके पास सारे हैं, क्लियर। तो अब आप क्वेश्चन को गलत मत करना, ठीक है, अब आप क्वेश्चन को गलत मत करना। होलो सेक्शन जिसे टेबुलर भी कहते हैं, वो बेस्ट होता है टॉर्जन में, बेंडिंग में होता है आई, शियर में होता है रेक्टेंगुलर, और टेंशन के लिए होता है प्लेट, क्लियर। तो मैं यही चाहता हूं कि अब आप ये क्वेश्चन गलत ना करें, अगर बैक सेक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। चलो, टेंशन में बेटा प्लेट होती है, प्लेट सेक्शन बेस्ट माना जाता है। जो आपके पास प्लेट सेक्शन होता है ना, जैसे आई, जैसे कोई प्लेट होती है रेक्टेंगुलर टाइप की पतली सी, वो बेस्ट होती है टेंशन को रोकने के लिए। तो जब भी आप टेंशन मेंबर डिजाइन करते हैं तो आप हमेशा प्लेट ही यूज करते हैं, ठीक है। बना लिया सभी ने यहां पर, शाबाश बेटा सरफराज, बिल्कुल सही जवाब है आपका। हाँ, ये एंगल से बना रखे मैंने, ये एंगल से बना रखे बेटा, बट ऐसे ही बनता है, बीच में से खाली होते हैं, ठीक है। स्टील के अंदर एंगल से बनाते हैं, बाकी जगह पर
किसी से भी बना सकते हैं आपके पास, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप आरसीसी में जा रहे हो तो आप प्री स्ट्रेस से बनाते हैं इसको, फिर तुम जाते हो आपके पास सोम में तो स्टील से बनाते हैं, स्टील के अंदर बीच का पोर्शन खाली छोड़ देते हैं तो वहां बोलते हैं होलो स्टील सेक्शन, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट में ये अलग अलग चीजों से बने होते हैं, डिपेंड ऑन सब्जेक्ट। क्लियर बेटा। इसके अलावा आपके पास कुछ सेक्शन और है जो यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। आपके पास एक आता है स्टार सेक्शन, एक आता है आपके पास स्टार एंगल सेक्शन, स्टार एंगल सेक्शन। ये आपके पास ईएसी के अंदर बहुत बार पूछा है और इसी कारण से ये एक पेपर में पूछ लिया। डायमंड नहीं बेटा, डायमंड नहीं होता। डायमंड बेस्ट सिर्फ एक जगह पे होता है, कहां पर? हार्डनेस के लिए। हार्डनेस के लिए बेस्ट जो है वो डायमंड ही है, ठीक है। हार्डनेस के लिए बेस्ट डायमंड, ठीक है। चलो, स्टार एंगल सेक्शन कैसे होता है कि एक गसर प्लेट होती है और उस गसर प्लेट से हम जोड़ देते हैं किसको? आपके पास इसको, एंगल को, ठीक है। ऐसे 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 ऐसे, और ये जोड़ दिया जाता है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। इसे बोला जाता है क्या? स्टार सेक्शन। ये होता है स्टार एंगल सेक्शन। ये डायग्राम आया, ये डायग्राम आया, बोला बताओ इसको क्या कहते हैं? सर शियर के लिए इकोनॉमिकल सेक्शन भी रेक्टेंगुलर होगा क्या? हाँ, शियर के लिए इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर, बिल्कुल सही। देखो वैसे अगर बेस्ट की बात करें तो वैसे तो ट्रायंगुलर होना चाहिए, पर ट्रायंगुलर को तुम प्रोवाइड कर नहीं पाते। क्यों? तुम ट्रायंगुलर सेक्शन कैसे प्रोवाइड करोगे? ऐसे। तो जब तुम्हारे ऊपर यहाँ पे स्लैब रखवाई जाएगी ना, यहाँ स्लैब जब रखवाई जाएगी तो ये पोर्शन टूट जाता है, और जब ये पोर्शन टूट जाता है ना तो इसकी स्ट्रेंथ कुछ कम हो जाती है, तो हम इसको अवॉइड करते हैं। तो हम बेस्ट बोल देते हैं कि भाई रेक्टेंगुलर वाला ही होगा, ठीक है। तो वो इकोनॉमिकल भी होता है, तो वो इकोनॉमिकल भी होता है। चलो, दूसरा जो क्वेश्चन आपके पास आया कि भाई ये एंगल कौन से हैं, ये एंगल कौन से हैं, तो इसमें बता देना in this section use two angle of ISA 90 into 90 into 8। ओके, तो पहली बात, ये जो सेक्शन है वो किसका है? वो है स्टार एंगल सेक्शन। ये किससे मिलकर बनता है? दो एंगल से, जो किस साइज के होते हैं? 90 इंटू 90 इंटू 8, ठीक है। सर प्लस सेक्शन? प्लस नहीं, स्टार, इसे स्टार सेक्शन बोलते हैं बेटा। हाँ इक्वल है ना, इक्वल है ना, देखो 90 90 8 वाले। अरे सब चीजें स्टार जैसी नहीं होती बेटा, सब चीजें स्टार जैसी नहीं होती, उसके जैसा भी दिखना स्टार ही कहलाता है, ठीक है। सरफराज बेटा ये पता नहीं लेक्चर कितने हो गए, मुझे भी नहीं पता। प्लस सेक्शन फॉर शियर इकोनॉमिकल, बेटा समझ नहीं आ रहा मनीष बेटा आप क्या पूछ रहे हैं? प्लस सेक्शन फॉर शियर, ठीक है। समझ नहीं आया बेटा आप क्या पूछना चाह रहे हैं? इसके अलावा एक सेक्शन और यूज होता है कंप्रेशन में, इसे बोलते हैं बल्ब एंगल। इसे क्या बोलता है? बल्ब एंगल यूज किया जाता है। बल्ब एंगल आपके पास कैसा होता है कि ये इक्वल एंगल सेक्शन नहीं होते हैं, बट इसको वाले पार्ट को ऐसे बना देते हैं, ऐसे, और ये जो पार्ट है ना ऐसे निकला हुआ है, इसी को बोलते हैं आपके पास बल्ब। इसी को क्या बोलते हैं? बल्ब, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि स्टार एंगल के अंदर कितने एंगल सेक्शन लगे होते हैं? कितने लगे होते हैं? 2। दूसरी बात,
किस टाइप के आपके पास सेक्शन पूछता है, किस टाइप के आपके सेक्शन यूज किए जाते हैं। 90 इंटू 90 इंटू 8 मतलब इक्वल एंगल सेक्शन यहाँ पे यूज किए जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है, ये डायग्राम आता है सेम की सेम बना हुआ और कहता है कि बताओ ये सेक्शन कौन सा है। ठीक है, ये आपके पास आता है। ये है आपके पास बल्ब एंगल। बल्ब के अंदर क्या होता है कि ये एंगल के अंदर जो ये वाला पार्ट है उसको थोड़ा सा ऐसे कुछ ऐसे करके बना देते हैं, जिसे हमने क्या बोल दिया, बल्ब बोल दिया। इस बल्ब एंगल का यूज हम कहां पे करते हैं, अब बात करते हैं इसकी। ठीक है, यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शिप, यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शिप। शिप बनाने के लिए आपका जो एंगल यूज किया जाता है वो कौन सा एंगल यूज किया जाता है, बल्ब एंगल यूज किया जाता है, जो आपके पास यहां पर रहता है। हाँ बेटा, ये क्वेश्चन आपके पास देखो कहां कहां पर आया, अब ये सुनिए। ये आपके पास एसएससी के अंदर आपके पास आया, ये आपके पास जो एमपी का ए का पेपर था वहां पर आया, यूपीसी का जेई का पेपर में आपके पास ये आया, जो आपके पास गुजरात का जो पेपर था वहां पर भी आपके पास आया। सर बताओ स्टार किस में बेस्ट है। ठीक है बेटा, ये आपके पास बेस्ट अगर बात करें तो मैंने आपको ये कहां पे लिखवाया है। ठीक है, मैंने ये जो स्टार एंगल सेक्शन है वो मैंने आपको किस में लिखवाया है, कौन से चैप्टर में लिखवाया, ये बताओ बताओ। कंप्रेशन में। तो मैं क्या बोलूंगा, इसका आपके पास क्या होगा, इसका आपके पास क्या होगा, इसका लार्जेस्ट एक्सियल कंप्रेसिव कैपेसिटी, मैं ऐसे लिख दूंगा। ठीक है, सबसे ज्यादा जो कैपेसिटी होती है वो आपके पास इसी की होती है। लो, मैं जिस चैप्टर में पढ़ा रहा हूं वो बेस्ट उसी में ही होगा। बेटा सेक्शन कितने ही टाइप के हो सकते हैं, आपके एग्जाम में जो आते हैं ना वो मैं आपके पास बता रहा हूं। कितने ही टाइप के आप बना लो, जेड बना लो, आई बना लो, क्यू बना लो, पी, कितने ही बना लो, मैं सिर्फ उनके डिस्कशन कर पा रहे हैं जो आपके पास एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछते हैं। आपने स्टील टेबल देखिए, आप पहले ये बताइए कि आप सभी ने क्या स्टील टेबल को यूज किया है क्या। आप सभी पहले ये बताइए, आप सभी ने स्टील टेबल को यूज किया है। अगर आप सबने स्टील टेबल का यूज किया है तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आप सभी सेक्शन को याद रख सकते हैं क्या। जितने भी सेक्शन आपने दिखे थे वहां पर हजारों सेक्शन थे, क्या आप सभी को याद रख सकते हैं, नहीं। इसी कारण से मैं सिर्फ उन सेक्शन की बात कर रहा हूं जो आपके एग्जाम में फ्रिक्वेंटली आते हैं, जो अलग अलग एग्जाम में अलग अलग स्टेट के अंदर पूछ चुका है। ठीक है, तो मैं हम हजारों की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे 10-15 सेक्शन की जो आपके लिए जरूरी है। जैसे कि मैंने इन सेक्शन की बात करी है, ये 5 आपके पास रहे, ये 3 आपके पास रहे और एक सर्कुलर। क्लियर, तो हमें ऐसे पढ़ना होता है। क्लियर, हम स्टील टेबल को याद नहीं रख सकते, मैं चाह के भी उसके डाटा को याद नहीं रख सकता। एक सेक्शन के लिए मिनिमम 10 डाटा होता है और वहां पर हर एक सेक्शन के लिए कम से कम 100 आपके टाइप के सेक्शन दे रखे हैं, तो प्रॉपर्टी आप याद नहीं रख सकते चाह के भी। इसी कारण से वो लैम्डे वाला क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही है। ठीक है, चले आगे चले बेटा। यहां तक आप सभी ने बना लिया। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना वो स्टार्ट होते हैं, अब यहां से क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, लेसिंग एंड बैटन, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इससे पहले जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं इफेक्टिव डेप्थ ऑफ कंप्रेशन मेंबर, या फिर आता है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ एंगल वाला। ठीक है, हाँ बेटा ग्रिलेज फाउंडेशन होता है, उसको हम वहां पर पढ़ेंगे आपके पास जहां बेस प्लेट पढ़ाएंगे, क्योंकि वहां पे बेस प्लेट का काम आता है। इसलिए जो आपके पास चैप्टर नंबर 9 है ना वहां पर हम पढ़ेंगे इसको। ठीक है, पूरा पढ़ाएंगे, डायग्राम बना के अच्छे से बताएंगे। ठीक है ना, तो आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, नहीं ये इसका पार्ट ही है, जो कंप्रेशन मेंबर है ना, कंप्रेशन मेंबर के ही ये पार्ट है, ड्रेसिंग और बैटन। ठीक है, चलो बात करते हैं लेसिंग और बैटन होते हैं। पहले मैं इनको दिखा देता हूं फिर मैं आपको बताता हूं। ठीक है, चलो आप सभी रेलवे स्टेशन पे गए हैं,
आप सभी रेलवे स्टेशन पे गए होंगे, तो आपने एक जगह देखा होगा जहां बैठ जाते हो और वहां पे चार्जिंग करते हो। एक पोर्शन देखा होगा ना, ऐसे एक जगह बनी होगी जहां पे आप चार्जिंग करते हो, है ना। तो वही जगह मैं बना रहा हूं आपके पास, ये रहा वो जगह, ठीक है। और यहां पर आपके पास रहता है वो पोर्शन बना हुआ है इस तरीके से। यहां पर वो सॉकेट लगा हुआ था, तुमने तुम्हारा चार्जर लगाया और तुम्हारे फोन से कनेक्ट करके, ये देवकरण बैठा है, ठीक है, मोबाइल को पकड़ के, ठीक है, बैठा हुआ है इस तरीके से, ये देवकरण बैठा हुआ है, ठीक है। चलो, अब आपके पास क्या रहता है, तुम सिर्फ यहीं पर फोकस करते, तुम देखते नहीं कि तुम्हारे पीछे क्या बना हुआ है, ठीक है। चलो, अब क्या रहता है पता है कि तुम्हारे यहां पर एक अरेंजमेंट लगा होता है इस तरीके से, ऐसे एक अरेंजमेंट बना होता है तुम्हारे पीछे, तुम देखते नहीं, तुम जाते हो और फोन में गेम खेलने लग जाते हो ऐसे, ठीक है। ये अरेंजमेंट बना हुआ है, देखा होगा ना आपने, एक रूफ टच सा बना होगा आपके पास ऐसा पूरे पे। ये कहां तक बना होता है, जहां तक ट्रेन आती है वहां तक ये बना होता है, देखा था ना आपने। और पता आपने क्या देखा वहां पर, आपने देखा यहां पर, आप वैसे देखते ही नहीं, मैं बता देता हूं आपको, यहां से आप नहीं देखते, यहां ऊपर है ना हॉरिजॉन्टल मेंबर होते हैं और नीचे भी आपके पास एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है। ये जो हॉरिजॉन्टल मेंबर है ना, इन्हीं को बोला जाता है आपके पास क्या, बैटन। इन्हीं को बेटा बोला जाता है आपके पास क्या, बैटन। जो ये हॉरिजॉन्टल मेंबर होते हैं ना, इन्हें क्या बोलते हैं, बैटन। इनके बीच में अगर आप देखोगे ना, ऐसे करके इंक्लाइंड मेंबर लगे होते हैं, इनके बीच में ऐसे करके इंक्लाइंड मेंबर लगे होते हैं, ठीक है। ये बोल्ट हो गए, ये बोल्ट हो गए, ये बोल्ट हो गया, ये बोल्ट हो गया, ये बोल्ट हो गया। और ये जो आपके पास इंक्लाइंड मेंबर है ना, ये वाले दोनों की दोनों ही, ये क्या कहलाती है, लेसिंग कहलाती है। और पता है, जो ये बैटन है और ये आपके पास जो लेसिंग है, इनका काम आपके पास क्या रहता है, ये जो आपके पास सेक्शन है ना, ये जो सेक्शन है ये वाला, ये पता है क्या है, ये व्यू मैं कहां से दिखा रहा हूं आपको, ये व्यू मैं आपको कहां से दिखा रहा हूं बताओ, ये व्यू मैं सामने से दिखा रहा हूं आपको, मतलब ये जो व्यू है वो आपके पास कैसा है, फ्रंट व्यू है, ठीक है। तो ये आपके पास कैसा हो गया, एलिवेशन। कैसा हो गया बेटा, ये आपके पास हो गया एलिवेशन, ठीक है। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है, बफरिंग कोई बात नहीं, दोबारा आ जाओ यहाँ पर। ये आपके पास जो सेक्शन बने हुए हैं, आप इनको टॉप से देखोगे ना, किसको, इस वाले को टॉप से देखोगे तो पता आपको कैसे नजर आएंगे, ये आपको नजर आएंगे कुछ ऐसे बने हुए, ऐसे बने हुए नजर। दो आपके पास चैनल को जोड़ के बनाया जाता है, दो चैनल को जोड़ के बनाया जाता है। अब मुझे ये बताओ, जो ये इंक्लाइंड मेंबर लग रहे हैं, ये इंक्लाइंड मेंबर तुम्हें सामने से दिख रहे हैं, जब तुम इसको टॉप से देखोगे, तो तुम्हें कैसा नजर आएगा बताओ। जब ये इंक्लाइंड मेंबर है, तुम टॉप से देखोगे तो क्या तुम्हें सीधा नजर आएगा, तुम्हें सीधा नजर आएगा। तो ये यहां पर कैसे कनेक्ट होते हैं, आपके पास कनेक्ट होते हैं कैसे, ये कनेक्टेड होते हैं यहां पर, ठीक है। ये कनेक्टेड होते हैं आपके पास यहां पर, कहां कनेक्ट होते हैं, यहां पर, ठीक है। इनके जो बीच की स्पेसिंग होती है, इसे बोलते हैं स्पेसिंग बिटवीन दी लेसिंग, स्पेसिंग बिटवीन दी मेंबर। तो ये जो मेंबर है ना, जो चैनल मेंबर लग रहे हैं, चैनल है ये कहां से, टॉप व्यू से। ये क्या है आपके पास, ये है प्लान है, ये क्या है, प्लान है। और जब तुम इसको सामने से देखोगे तो तुम्हें ऐसे नजर आएंगे, ठीक है। और ये जो लगे हुए हैं इंक्लाइंड मेंबर, और ये तुम्हें नजर आएंगे कैसे, ये नजर आएंगे तुम्हें ऐसे बने हुए, यहां पर ऐसे। और जहां पर जो आपके पास हॉरिजॉन्टल मेंबर होते हैं, इन्हें बोलते हैं बैटन। क्या बोलते हैं, बैटन। और जो ये इंक्लाइंड मेंबर है, इन्हें क्या बोलते हैं, लेसिंग बोलते हैं। तो इनका काम क्या है, इनका आपके पास काम क्या है, जो ये आपके पास सेक्शन लगे हुए हैं ना, ये जो आपके पास सेक्शन लगे हुए हैं, कौन से, चैनल वाले, इनको अपनी जगह पे रखना, इन सेक्शन को अपनी जगह पे रखना किसका काम है,
इन लेसिंग और बैटन का आपके पास काम होता है। क्यों? इनके ऊपर लोड आ रहा है हैवी अमाउंट में, तो ये कहीं बकल ना कर जाए, ये कहीं बकल ना कर जाए, इसी कारण से यहां पर लगा दी जाती है आपके पास किसको? लेसिंग और बैटन को। क्लियर? क्या क्या लगा देते हैं? लेसिंग और बैटन को लगा देते हैं, इनको अपनी जगह पे रखने के लिए। ठीक है, तो बात करते हैं इसका कि इसका काम क्या है। ठीक है, इनका आपके पास क्या होता है काम? और दिस मेंबर आर provided to this member are provided to hold the section at their position only, at their position only। ओके, इसको अपनी जगह पे रखना वो किसका काम रहता है? लेसिंग और बैटन का काम रहता है। ठीक है, बेटा वो आपके पास पिक है ही तो नहीं, इसमें नेट नहीं चलता अपने वाले में। ठीक है, पहले ये लिख लो, पहले लिखो, उसके बाद डायग्राम बनाना उसके नीचे। सरफराज बेटा पहले ये लिख लो, उसके बाद डायग्राम बनाना। ठीक है, अरे इस वाले में नहीं होता, इस वाले में नहीं होता बेटा। ये बना लिया, पहले लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है, चलो अब डायग्राम बनाओ। ये मत बना देना। डायग्राम बना लीजिए बेटा। बना लिया कि बेटा डायग्राम? ये बना लीजिए, इसका प्लान बना लीजिए, प्लान बना लीजिए बेटा इसका। क्लियर? अब आपके पास क्या रहता है कि कभी कभी इस मेंबर का ये आपके पास पोर्शन पूछ लेता है, जिसे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? L1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? L1। ठीक है सर, इसके बीच में बोल्ट लगे हैं क्या? बेटा ये बोल्ट लगे हैं ना यहाँ पर, ये रहे बोल्ट, देखो ये रहे बोल्ट, यहाँ पर बोल्ट लगे हुए हैं। ठीक है, बोल्ट से कनेक्टेड होती है। ठीक है, ठीक है, चलो अब आपके पास क्या है? ये L1 पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो L1 है वो आपके पास क्या होगा? S स्टार, और एक कितना आपके पास अंदर बना होता है? ये यहां से आपके पास अंदर बना हो रहता है कितना? CYY। कितना अंदर बना होता है? CYY, यहां तक रहता है। ठीक है, यहां तक। यहां तक, तो ये S प्लस में 2 क्या है? 2CYY। इस L1 को आपके पास क्या कहते हैं? ठीक है, S L1 को आपके पास क्या कहते हैं? इसे कहते हैं लेंथ ऑफ मेंबर ऑफ लेंथ ऑफ इन प्लान। ठीक है, तो वो क्या होता है? L1 होता है। इसको मैं स्टेप में बताऊंगा बाकी। ठीक है, क्लियर?
क्या हम बताएंगे स्टेप के अंदर। आपके पास पता है लेसिंग और बैटन आप करके पता आपने क्या पढ़ा होगा, इसको आपने पढ़ा होगा बिल्डअप कॉलम करके। आप जब पढ़ते थे कॉलेज के अंदर तो आप इसे किस नाम से पढ़ते थे, बिल्डअप कॉलम के नाम से पढ़ते थे। तो ये होता क्या है, ये तो होते हैं कॉलम, और इस कॉलम को अपनी जगह पे रखने के लिए हम यूज करते हैं इन मेंबर का, तो इसलिए ही इसको बोल दिया जाता है बिल्डअप सेक्शन या बिल्डअप कॉलम बोल दिया जाता है। याद आया, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो सीधा क्वेश्चन यही आता है, लेसिंग बटन का डिजाइन दी बिल्डअप कॉलम के नाम से आता है। ठीक है, ठीक है। अगर प्लान के अंदर मेंबर की लेंथ निकालोगे तो वो क्या कहलाएगा, L1 कहलाएगा। बाकी चीजें मैं आपको स्टेप में क्लियर करूंगा वहां पर। क्लियर है यहां तक, आगे चले। चलो अब मैं लेसिंग के बारे में बात करूंगा। ठीक है, अब मैं बात करूंगा किसके बारे में, लेसिंग के बारे में। फिर मैं बात करूंगा बैटन के बारे में। तो मैं इसके डिजाइनिंग क्राइटेरिया के ऊपर लेकर आ रहा हूं आपको धीरे धीरे। तो पहले मैं जो चीजें बता रहा हूं वो मैं क्या बता रहा हूं, एज पर कोडल प्रोविजन, एज पर कोडल प्रोविजन। इससे रिलेटेड कुछ डाटा है जो हमारे लिए क्या है, जरूरी है। पहला आपके पास जो डाटा है वो जरूरी आपके पास क्या कहता है, जो इंपॉर्टेंट डाटा है इस रिलेटेड वो क्या कहता है, एज पर IAS, एज पर IAS 800, as per IAS 800, the value of theta, the value of theta, theta कहां से लिया जाता है, from vertical axis। याद रखना ये हमेशा कहां से लिया जाता है, थीटा लेसिंग का वर्टिकल एक्सिस है। मैं डायग्राम में बताऊंगा, आप चिंता मत करना। द वैल्यू ऑफ थीटा शुड लाइज बिटवीन, शुड लाइज between 40 to 70 डिग्री ओनली। ओके, ये क्वेश्चन बेटा बहुत बार आता है, क्वेश्चन में कह रहा हूं बहुत बार आ रखा है कि जो आपके पास वैल्यू ऑफ थीटा रहता है आपके पास लेसिंग के लिए वो कितना वेरी करता है। हाँ बेटा बिल्कुल सही कह रहे हैं सरफराज, ये 2007 में भी यही है और 1984 में भी यही था और 1964 में भी बेटा यही था आपके पास। ठीक है, तो कितना एंगल वेरी करता है इसके लिए, 40 to 70 डिग्री। अब बात क्या आता है कि सर 40 to 70 ही क्यों, इससे कम पर, 40 से कम पर और 70 से ज्यादा पर क्या हुआ था, तो बेटा वो हम डायग्राम में बताएंगे। ठीक है, तो देखो ऐसे आपके पास ये जो आपके पास सेक्शन है ये आपके पास कॉलम है, ये सेक्शन आपके पास क्या है बेटा, कॉलम है। ठीक है, ये वाला आपके पास सेक्शन क्या है, ये कॉलम है, और ये इस कॉलम का क्या हो गया, CG ऑफ एक्सिस हो गया। ये भी इस कॉलम का क्या हो गया, CG ऑफ एक्सिस हो गया। आप बताओ लेसिंग इंक्लाइंड था या हॉरिजॉन्टल था, लेसिंग कैसा था, इंक्लाइंड या हॉरिजॉन्टल। तो आप क्या कहोगे कि सर जो इंक्लाइंड मेंबर थे ना वो आपके पास लेसिंग थे, जो इंक्लाइंड मेंबर थे वो आपके पास क्या है, लेसिंग है। तो बोल्ट यहाँ पे इसको जोड़ने के लिए यहाँ लगा दिया, इसको जोड़ने के लिए यहाँ लगा दिया और इसको जोड़ने के लिए कहाँ लगा दिया, यहाँ पर। क्लियर। और मैं क्या कह रहा हूं कि हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाता है उसे कहते हैं, सॉरी वर्टिकल से जो एंगल बनाता है उसे क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। ठीक है, देखो मैंने लिखा भी है यहाँ पर, जो थीटा है वो कहां से है, फ्रॉम दी वर्टिकल एक्सिस, जो कितना वेरी करता है, 40 से 70। ठीक है, तो मैं पहले की कहानी बता रहा हूं, मैं पहले ये कहानी बता रहा हूं कि 40 से कम पर क्या हुआ। ठीक है, 40 से कम पर क्या हुआ भाई, मान लो ये एंगल आपके पास 45 है भाई, 40 है ये मान लो, ये एंगल 45 है। तो बताओ जब 40 से मैं कम लूंगा तो ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, जब आपके पास ये 45 से मैं कम लूंगा तो ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कम बेटा कम कह रहा हूं मैं, क्या कह रहा हूं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस से है और मैं क्या कह रहा हूं कि कम कर रहा हूं, तो थीटा कम होगा तो ये ऊपर नहीं जाएगा क्या, हाँ तो ऊपर जाएगा ना, नीचे क्यों कह रहे हो, कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। तो अगर आप कम करते हैं, मान के चलो ये तुम्हारा थीटा 1 है, ये थीटा 1 है जो 40 है,
और जो तुम आपके पास अगर थीटा कम करते हो, मतलब तुम्हारा जो थीटा 2 है वो कम है किससे, थीटा 1 से। ठीक है, मान लिया कि जो थीटा 1 है वो ज्यादा है और थीटा 2 क्या है, कम है। तो जब तुम्हारा थीटा 2 कम करोगे, यहां से कोई एंगल बनाओगे, तो तुम्हारा जो लेंथ है वो ये जाएगा, ऊपर बना देना थोड़ा सा ना बेटा, थोड़ा सा ऊपर बना देना। मतलब ये आपके पास जा रहा है ऐसे, यहां से हॉरिजॉन्टल से, वर्टिकल से कितना है, थीटा 1, यहां कहीं पर ऊपर की तरफ। ठीक, एक तो जुड़ रहा होगा यहां पर और एक जुड़ रहा होगा तुम्हारा ऊपर, तुम्हारा किससे है, थीटा है। तुम एक बात बताओ, जब तुम्हारा थीटा कम हो रहा है, तुम्हारा थीटा कम हो रहा है, तो क्या मेंबर की लेंथ ज्यादा हो रही है, एक बात बताइए। ठीक है, चलो मैं कह रहा हूं कि जब थीटा आपके पास कम हो रहा है, तो क्या मेंबर की आपके पास लेंथ ज्यादा हो रही है, बताइए। लेंथ इंक्रीज हुआ तो आपके पास यही हम यहां पर क्या लिख देंगे, यहीं पर हम क्या लिखेंगे, इफ थीटा लेस देन 40 डिग्री, इफ थीटा लेस देन 40 डिग्री, देन लेंथ ऑफ लेसिंग, then length of lacing is increase, length of lacing is increase, length of lacing is increase, is increase, and cos 2 local buckling, and cos 2 local buckling of member, and cos 2 local buckling of column and lacing member, and lacing member increase। क्लियर। अब बात आती है सर, लोकल बिल्डिंग लिख दिया क्या, बकलिंग लिखो, लोकल बकलिंग। ये सर लोकल बकलिंग क्या होती है, ठीक है। लोकल बकलिंग का मतलब आपके पास क्या रहता है, अरे तुम्हें बताएंगे ना यार, तुम पहले मत पूछा करो, हम तुम्हें बता देंगे, तुमसे नहीं छुपाएंगे हम, ठीक है। तो लोकल बकलिंग का मतलब क्या रहता है कि तुम थोड़ा सा ही लोड लगाओगे, वो आपके पास मेंबर फेल हो जाएगा। तो इस टाइप के फेलियर को क्या बोलते हैं, लोकल बकलिंग। मतलब तुम्हारा लोड इंक्रीज हुआ नहीं, जो लोड लग रहा था उसी पे ही तुम फेल हो गए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लोकल बकलिंग बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि मान के चलो 4 घंटे तुम्हारा अभी भी लग रहा हो, 4 घंटे तुम्हारा 20 दिन बाद भी लगेगा, पर तुम्हारे 4 घंटे के अंदर तुम बाद में फेल होने लग जाओगे, तुम्हारा सैचुरेशन लेवल आ जाएगा, मतलब तुम्हारा क्या हो चुका है, वही लोकल बकलिंग हो चुका है। लोड सेम है, बट जब मेंबर की लेंथ इंक्रीज होती है ना, तो तुम उसी लोड पर क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। क्लियर। तुम्हारे पास लोकल बकलिंग का मतलब क्या है, सेम लोड पर ही तुम क्या हो जाओगे, फेल, तो उसे क्या बोलेंगे, लोकल बकलिंग। ठीक है, बस तुमने क्या चेंज करा, मेंबर की लेंथ को। क्लियर हुआ कि थीटा 45 से आपके पास कम पर क्या मिलेगा, लोकल बकलिंग मिलेगा। जब थीटा तुम्हारे पास ज्यादा होगा 70 डिग्री से। अब बात करते हैं 70 डिग्री। हाँ, ये भी एक तरीके से लोकल बकलिंग हुआ। अब बताइए, तुम्हारा एंगल जब ज्यादा हो रहा है, तो ये आपके पास मान के चलो ये 70 डिग्री होगा, ये 70 डिग्री होगा, ठीक है। 70 डिग्री से अगर ज्यादा लेके चलोगे तो तुम्हारा मेंबर कुछ ऐसे बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा क्या, बताओ। 70 डिग्री से ज्यादा करोगे तो मेंबर ऐसे की जगह कैसा बनेगा, स्ट्रेट हो जाएगा। और स्ट्रेट मेंबर को क्या कहते हैं, स्ट्रेट मेंबर को क्या कहते हैं, बैटन कहते हैं। तो आप 70 से ज्यादा पे प्रोवाइड कर रहे हो, तो तुम लेसिंग क्यों प्रोवाइड करोगे, तुम तो बैटन ही प्रोवाइड कर दोगे ना, समझे। तो 70 से ज्यादा पर लेसिंग बिहेव करेगा किसकी तरह, बैटन की तरह। इस कारण से मैं इसको 70 से ज्यादा नहीं ले सकता। 40 से कम पे क्यों नहीं लिया था, क्योंकि लोकल बकलिंग हो जाएगा। क्लियर क्या। तो 70 से ज्यादा पे आपके पास क्या हो रहा है, लेसिंग मेंबर कैसे बिहेव करेगा, लेसिंग मेंबर
lacing member will behave as bracing member. ठीक है, ब्रेसिंग बैटन ही बोल दो, बैटन ठीक है, बैटन मेंबर, हाँ वर्क एज बैटन, बिल्कुल सही। क्लियर, 40 से कम 70 से ज्यादा नहीं होगा। आगे चले, नोट कर लिया बेटा यहां पर, हाँ लिख लो, मैं क्या मना कर रहा हूं, लिखो ना बेटा। लोकल में बेटा आपके पास क्या होगा कि जो आपके पास डिजाइन लोड होता है ना, वो उसी पे ही फेल हो जाएगा। डिजाइन लोड क्या रहता है, वो लोड जिसके लिए मेंबर डिजाइन किया जाता है, ठीक है, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, वो आपके पास क्या कहलाता है, वो कहलाता है लोकल बकलिंग। बना लिया बेटा, सरफराज बेटा ये बना लिया क्या, ये डायग्राम बना लो। कोडल के बाद क्या लिखा है बेटा, कोडल प्रोविजन, मनोज बेटा कोडल प्रोविजन, जब थीटा आपके पास कम होता है, ठीक है, थीटा 2, तो लेंथ आपके पास ज्यादा आती है किसकी, थीटा 1 की, ठीक है, ये चीज याद रखना कि जब आपके पास थीटा कम होता है तो लेंथ ज्यादा आती है, ठीक है, ठीक है, ये किसके लिए है, ये थीटा 2 के लिए है, और ये जो बनाया है वो थीटा 1 के लिए है। बना लिया बेटा ये, बना लिया कि बेटा, चले आगे। बना लिया कि बेटा, चलो अब आपके पास क्या रहता है, स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ कंप्रेशन मेंबर, स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ कंप्रेशन मेंबर, ओके, ये कोडल प्रोविजन ही चल रहे हैं, ये आपके पास क्या चल रहा है, कोडल प्रोविजन ही चल रहा है, ठीक है, ये सेकंड वाला है, पहला था थीटा को लेकर और सेकंड है स्लेंडरनेस रेशियो को लेकर। इसे बोलते हैं कंप्रेशन मेंबर, मतलब लैम्डा सीसी। इस सीसी का मतलब आपके पास क्या होता है, इसका मतलब आपके पास होता है कंपाउंड कॉलम। सीसी का मतलब क्या है, स्लेंडरनेस रेशियो फॉर कंपाउंड कॉलम, क्या रहता है, सी अपॉन में आर मिनिमम, ठीक है, जहां पे आपके पास सी क्या है, सी आपके पास होता है स्पेसिंग बिटवीन लेसिंग
एंड बैटन, स्पेसिंग बिटवीन लेसिंग एंड बैटन। मतलब आपके पास सी यहाँ पे क्या है, अगर बात करें यहां बोल्ट से लेकर मतलब कि यहां से लेकर जो डिस्टेंस होती है इसे क्या बोलते हैं, सी कहते हैं। क्या होता है, स्पेसिंग बिटवीन लेसिंग या बैटन। ओके, ये आपके पास सी रहता है। अभी बताएंगे निकालना, सब चीज बताएंगे स्टेप के अंदर एक एक करके, ठीक है। आर मिनिमम क्या होता है, मैं तुम्हें ये बताया था कहां पर। अब मैं कहता हूं कि अगर आपके पास यहां पर तुम एंगल सेक्शन ले रहे हो, अगर आप यहां पर एंगल सेक्शन ले रहे हैं तो बताओ मिनिमम क्या होगा। अगर यहां पे एंगल सेक्शन होता तो मिनिमम कितना होगा, वीवी। तो तुम यहां पे कौन सा लोगे, आर वाई वाई लोगे, आर वीवी लोगे। किसके लिए, फोर एंगल के लिए, फोर एंगल के लिए। अगर रेक्टेंगुलर होता, अगर आपके पास सेक्शन रेक्टेंगुलर होता यहां पर, तो तुम क्या लेते, रेक्टेंगुलर के लिए आर वाई वाई, आर, ठीक है, आर वाई वाई। बस इतनी सी जरूरत होती है, इतनी सी जरूरत होती है। तो ये, और ये पेपर में नहीं आता और ये कन्वेंशन में आता है। अभी भी तुम्हारे पेपर में क्या आता है, अब ये सुन लो, पेपर में क्या आता है कि जो ये कंपाउंड कॉलम का स्लैंडरनेस रेशियो है कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 50 से। अरे तुम क्या लिखते हो, वो लेसिंग का है, ये कंपाउंड कॉलम का है बेटा, ठीक है। तो 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा 0.7 ऑफ लैम्डा होल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कहीं पर मैंने 40 और 0.6 लिखवाया था क्या, और मैंने कहा था कि वो डाटा आता है, ये वैल्यू नहीं आती। लिखवाया था क्या मैंने, बताओ कहां पे लिखवाया था। वो डाटा इंपॉर्टेंट था, मैंने कहा था कि वो क्वेश्चन आपके पास आता है और ये भी आता है। सीधा पूछता है स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ कंपाउंड कॉलम कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये दोनों क्राइटेरिया डायरेक्ट आता है। गलत सुधीर बेटा, गलत, तुम रिवीजन नहीं करते। मनमोहन बेटा बताओ, देखो विशाल का आंसर बिल्कुल सही आया, टैग बोल्टेड के लिए। बिल्कुल सही, ब्रिजवाल का भी। सुदीप बेटा रिवीजन किया करो, तुम रिवीजन नहीं कर रहे। समझ सकते हैं बेटा करण। ठीक है, ये आता है क्वेश्चन, ये डायरेक्ट पूछेगा आपसे पास कि स्लेंडरनेस रेशियो और कंपाउंड कॉलम कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 50 से, और दूसरा 0.7 ऑफ लैम्डा होल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक चीज और आती है यहां से, ठीक है, एक चीज और आपके पास यहां से आती है, उसे बोलते हैं क्राइटेरिया नंबर 3। उससे आपके पास क्या बोलते हैं, क्राइटेरिया नंबर 3 होता क्या है, if theta increase up to 70 degree, up if theta increase up to 70 degree and slenderness ratio is not satisfied, then double lacing system is provided. Double lacing system is provided.
देखो बेटा, एक बार ढंग से सुनना क्या कहना चाह रहा है ना। यहां पर आपके पास क्या है कि तुमने थीटा इंक्रीज कर दिया 70 डिग्री तक, मतलब तुम इस एंगल को ले गए मैक्सिमम तक 70 तक, तो तुम्हारे पास जो लेंथ होगी वो कम होगी। तुम 70 तक ले जा सकते हो, तुम 70 तक ले गए, तुम्हारे पास लेंथ सबसे कम होगी उस टाइम पर। हाँ या ना, बताओ, हाँ या ना। भाई 70 तक ले जा सकते हो, उससे ज्यादा ले जा नहीं सकते, पर उस एंगल पे तुम्हारे पास जो लेंथ होगी वो कम होगी। तो ये बताओ कि 70 से कम वाले एंगल की जो लेंथ है वो ज्यादा होगी, तो स्ट्रेंथ आपके पास ज्यादा, जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा किसकी होगी? 70 एंगल पे जो लेसिंग होगा उसी की तो ज्यादा होगी। क्लियर? तो 70 एंगल पे जो आपके पास लेसिंग लग रहा है उसकी ज्यादा होगी। बट यहां पर आपके पास क्या हुआ, ये जो क्राइटेरिया था वो फेल हो गया। ये जो क्राइटेरिया था वो आपके पास क्या हो रहा है? फेल हो रहा है। ये क्राइटेरिया क्या बताता है सर? बेटा, ये जो क्राइटेरिया है वो हमें बताता है डिजाइन स्ट्रेंथ के बारे में। मतलब इससे रिलेटेड मैं स्ट्रेस जो निकालूंगा उसको एरिया से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे एक लोड मिलेगा। वो लोड सेफ ही नहीं हो रहा, आने वाला लोड ज्यादा आ रहा है और यहां से जो लोड निकाल रहा हूं वो कम आ रहा है। तो कह रहा है कि जब आप थीटा तो ले गए मैक्सिमम तक, पर जो आपके पास सिलेंडरनेस रेशियो है वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा, तो आप क्या करोगे? जहां आप सिंगल लेसिंग प्रोवाइड कर रहे थे ना, उसकी जगह अब आपको डबल लेसिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उसी जगह आपको क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? डबल लेसिंग सिस्टम प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्लियर? क्या याद रखना, थीटा 70 तक तुम ले गए और तब भी तुम्हारा सिलेंडरनेस रेशियो पास नहीं हो रहा, तो उस केस में तुम्हें डबल लेसिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। बनाओ इसको। इसके बाद हम करेंगे डिजाइनिंग, इसके बाद करेंगे हम डिजाइनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। बना लिया आप सभी ने? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा, ये तभी ऐसा होता है कि जब तुम स्टिल पहली बार पढ़ते हो। ये तभी आपके पास होगा जब आप चीजों को पहली बार पढ़ोगे। दूसरी बात ये आपको तब होगा जब कोई तुम्हें डीप ज्यादा पढ़ा रहा होगा। ये बात याद रखना। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें सब कुछ आता है, ठीक है, तो समझ जाना कि तुम कम पढ़ रहे हो। तुम्हें समझ जाना कि तुम कम पढ़ रहे हो। बोलते रहो, डन बोलते रहो, जो आगे चलते रहे।
अच्छी बात है बेटा। चलिए अब बात करते हैं आपके पास डिजाइन ऑफ लेसिंग की। किसकी बात करेंगे? डिजाइन ऑफ लेसिंग। यहां से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, मतलब एग्जाम में आपके पास यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस क्या रहते हैं? ज्यादा। ठीक है, अब पहली बात थी कि आपके पास जो एंगल है लेसिंग का वो कितना वेरी करता है, 40 टू 70 डिग्री। पर जब डिजाइन करते हैं तो उसको किस एंगल पर प्रोवाइड किया जाता है, वो आता है पहला स्टेप, स्टेप नंबर फर्स्ट। ठीक है, थीटा 45। तो ये आपके पास क्या होता है? ठीक है, टेक थीटा 45 इन डिजाइन ऑफ लेसिंग। डिजाइन ऑफ लेसिंग के केस में आपके पास कितना लिया जाता है? 45, बट ये वेरी कितना करता है? 40 टू 70 तक। 40 से कम पर क्या होगा? लोकल बकलिंग। 70 से ज्यादा पर क्या होगा? बिहेव एज ब्रेसिंग या बेटर। दूसरा आपके पास क्या होता है? L1 होता है। L1 आपके पास क्या होता है? मैंने आपको बताया था, लेंथ ऑफ मेंबर, लेंथ ऑफ मेंबर इन दी प्लान, जो की फॉर्मूला आपके पास क्या था? S स्टार प्लस में 2CYY। आपके एग्जाम में अगर ये CYY नहीं आता ऑप्शन में तो S स्टार प्लस में 2G आपके पास कर आना। दोनों का मतलब आपके पास सेम ही होता है, CG ऑफ सेंटर। मतलब ये आपके पास कोई सेक्शन है, ये आपके पास कोई सेक्शन है इस तरीके से, तो ये आपके पास जो सेक्शन रहता है, ये यहां से जो डिस्टेंस होती है उसे बोलते हैं आपके पास CXX। ये होती है CXX, और ये जो डिस्टेंस होती है इसे बोलते हैं CYY। ये दोनों के लिए आपके पास क्या होती है? सेम होती है। ठीक है, जो CXX है और CYY है वो सेम ही है। CG ऑफ एक्सिस तो वो G करके भी आता है और C करके भी आता है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, और जो S का फॉर्मूला होता है वो जनरली आपके पास क्या होता है? 2 ब्रैकेट अंडर रूट RXX का स्क्वायर माइनस RYY का स्क्वायर माइनस 2 माइनस CYY। ये फॉर्मूला होता है आपके पास S स्टार का। ठीक है, ये आपके पास क्या है? S स्टार आपके पास, मतलब कि जो दो कॉलम लगे होते हैं, दो कॉलम की जो बीच की डिस्टेंस है उसे क्या बोलते हैं? S स्टार। याद रखना, S स्टार आपके पास क्या है? स्पेसिंग बिटवीन कॉलम। स्पेसिंग बिटवीन कॉलम क्या बोलते हैं? S स्टार बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, डिजाइनिंग का फॉर्मूला ही है आपके पास, 2 ब्रैकेट अंडर रूट RXX का स्क्वायर माइनस RYY का स्क्वायर, अंडर रूट खत्म, फिर माइनस CYY। क्लियर? गलती मत करना यहां पर। 2 ब्रैकेट अंडर रूट RXX का स्क्वायर माइनस RYY का स्क्वायर, अंडर रूट खत्म, फिर माइनस, फिर CYY। ठीक है, यहां तक ये स्टेप क्लियर है? दो पहला। दूसरा, अगर एंगल पूछेगा कितना बोलोगे? 45। ये कन्वेंशन का है, ये आपके पास यहां पे नहीं आता। ये कन्वेंशन का है, यहां पर ये नहीं आता, बट लिखवा रहा हूं मैं सारे स्टेप। जो भी इसके स्टेप है वो सारे बता रहा हूं आपको। ठीक है, एक्टिंग नहीं बेटा, स्पेसिंग है सुधीर बेटा, वो स्पेसिंग है।
स्पेसिंग आपके पास मैंने बताया था ना, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये आपके पास 2 सेक्शन है और ये आपके पास दूसरा सेक्शन है, ठीक है। तो इन दोनों को कितने डिस्टेंस पे रखना है वो बताता है कौन, एस स्टार। ये फिक्स होती है वैल्यू कि आपको इसी जगह पे रखना है। बेटा ये कॉलम ही है, बट वहां पे कॉलम की जगह जो कॉलम की फॉर्मेशन में है ना, वो क्या है, वो चैनल बना हुआ है, ठीक है। वो क्या बना हुआ है, वो चैनल बना हुआ है, ठीक है। कॉलम जो बनते हैं वो चैनल से भी बनते हैं, आई से भी बनते हैं, और आपके पास ये एंगल से भी बनते हैं, ठीक है। ऐसे कंफ्यूज मत हो। तो वो कॉलम ही है, बट वहां पर कॉलम की जगह पे जो सेक्शन यूज कर रखा है वो अभी चैनल यूज करते हैं यहाँ पर, लेसिंग और बटन दोनों में ही। आगे चले, ठीक है। यहां तक बना लिया क्या आपने? चलो, तीसरा जो आपके पास स्टेप है उसे बोलते हैं सी, जिसे हमने क्या बोला था, स्पेसिंग। क्या बोला था? स्पेसिंग बिटवीन लेसिंग। स्पेसिंग बिटवीन लेसिंग। आपको मैंने क्या कहा था कि यहां पर आपके पास ये लेसिंग लगा हुआ है, ये लेसिंग लगा हुआ है, और यहां होर वर्टिकल के साथ में कितना एंगल बना रहा है, यहां पर 45। क्लियर? वर्टिकल के साथ में कितना एंगल बना रहा है, 45। अगर ये वर्टिकल से 45 बना रहा है तो बेटा हॉरिजॉन्टल से कितना बनाएगा, बताओ। अगर ये वर्टिकल से 45 बना रहा है, जैसे कि स्टेप पहले में कहता है, ठीक है, तो बताओ दूसरे में कितना बनाएगा, वो वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल से कितना बनाएगा, ये भी 45 होगा। आपको मैंने बताया था कि ये जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है, इसे तुमने क्या कहा है, L1 कहा है। ये जो डिस्टेंस है वो आपके पास L1 है, और यहां से यहां की जो डिस्टेंस होती है इसे तुम क्या बोलते हो, स्पेसिंग बिटवीन लेसिंग। तो भाई अगर ये L1 है तो ये भी आपके पास क्या L1 होगा, 1045 आप क्या बोलोगे कि अगर ये L1 है तो वो भी L1 होगा, और अगर आपके पास ये L1 है तो क्या आपके पास ये भी L1 होगा। तो मैं कह सकता हूं कि C इक्वल टू 2L1 होगा। तो मैं कह सकता हूं कि C इक्वल टू 2L1 होगा। तो आपके पास स्पेसिंग का फॉर्मूला आपके पास क्या बन गया, 2L1। क्लियर है यहां सभी? चलो स्टेप नंबर 4, इसे बोलते हैं LLM। LLM इसका मतलब आपके पास क्या होता है, लेंथ ऑफ लेसिंग मेंबर। इसका आपके पास मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ लेसिंग मेंबर। तो ये आपके पास जो लेंथ होती है, देखो जो L1 थी वो तो थी आपके पास प्लान के अंदर कितना लेंथ होगा। एक्चुअल में जो आपके पास मेंबर की लेंथ होती है बेटा वो क्या रहती है, वो रहती है ये वाली लेंथ ऑफ लेसिंग मेंबर जो आप प्रोवाइड करते हैं। मतलब ये वाली जो लेंथ होगी वो आपके पास क्या कहलाएगी, लेंथ ऑफ लेसिंग मेंबर कहलाएगी। क्लियर? अगर ये आपके पास मेरे पास L1 है तो बताओ 45 के साथ जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, बताइए भाई। जैसे कि तुम्हें पता है कि अगर मैं cos 45 बोलूं तो तुम क्या बोलोगे, तुम क्या होगे कि सर ये होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, मतलब लेंथ ऑफ लेसिंग मेंबर। मुझे लेंथ ऑफ लेसिंग मेंबर निकालना है तो तुम आपके पास क्या करोगे, L1 अंडर रूट 415 cos 45। तो ये आपके पास क्या होता है, ये होता है L1 इंटू अंडर रूट 2। ये आपके पास निकल गया लेंथ ऑफ लेसिंग मेंबर, ये निकल गया लेंथ ऑफ लेसिंग मेंबर। क्लियर क्या कि लेंथ ऑफ लेसिंग मेंबर L1 अंडर रूट 2 क्यों कैसे हुआ भाई, cos 45 लगा दो, इसमें cos 45 लगा दो यहां पर,
तुम्हें पता चल जाएगा। बेस अपॉन में हाइपोटेनस क्या है, cos 45, और cos 45 क्या होता है, 1/√2। बिल्कुल सही, 1.414 L1 आता है, पर पेपर में बेटा यही लिखा आता है, बार बार पेपर में सीधा यही क्वेश्चन आता है कि लेंथ ऑफ लेसिंग मेंबर क्या होगा, L1/√2 होगा। ठीक है, बना लिए सभी ना आपने आज तक। स्टेप नंबर 5, इसे बोलते हैं TLN। मतलब आपके पास क्या है, थिकनेस ऑफ लेसिंग मेंबर, थिकनेस ऑफ लेसिंग मेंबर। ये आपके पास क्या रहता है, थिकनेस ऑफ लेसिंग मेंबर फॉर सिंगल लेसिंग सिस्टम। ये आपके पास कितने से कम नहीं होना चाहिए, लेंथ ऑफ लेसिंग मेंबर डिवाइड बाय 40, इससे कम नहीं होना चाहिए। किसके लिए, बेटा मेरी 2 घंटे इसलिए है क्योंकि मेरे जो शेड्यूल्स हैं वो आपके पास ज्यादा हैं। आप सिलेबस छोटा नहीं है, बस मेरी क्लास शेड्यूल ज्यादा रहते हैं, गेट के अंदर भी, मेंस के अंदर भी, यूट्यूब के अंदर भी, यहाँ पर भी। इसके अलावा आपके पास एक और बैच है, वो आपके पास वो भी रहता है। ठीक है, तो इसलिए बस ये मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूं तुम्हारे बैच को, इसलिए बस बात ये है। टाइम नहीं था पर टाइम तो भी निकला। ठीक है, सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि हम जयपुर में अवेलेबल थे। ठीक है, इसलिए चलिए फिर बात करते हैं। फॉर सिंगल लेसिंग आपके पास क्या होता है, लेंथ ऑफ लेसिंग मेंबर डिवाइड बाय 40, और डबल लेसिंग के लिए, ठीक है, फॉर डबल लेसिंग के लिए आपके पास जो वैल्यू रहती है वो लेंथ ऑफ लेसिंग मेंबर डिवाइड बाय 60, इससे कम आपके पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपके पास क्या रहता है, सिंगल लेसिंग के लिए ये L/40 से कम नहीं होना चाहिए, और डबल के लिए कितने से कम नहीं होना चाहिए, लेंथ ऑफ लेसिंग मेंबर डिवाइड बाय 60। फिर बात करते हैं आपके पास 6 स्टेप की, जो आपके पास क्या होता है, B/LM। ये B/LM आपके पास क्या कहता है, ये कहता है विड्थ ऑफ लेसिंग। ये आपके पास क्या कहता है, ये कहता है विड्थ ऑफ लेसिंग। ये आपके पास 2 तरीके से क्वेश्चन आपके देखने को मिलेगा, पर जो आपके पास एग्जैक्ट डाटा है अकॉर्डिंग टू कोडल, वो आपके पास होता है 3 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ नॉमिनल। ओके, यहां बेटा जो आपके पास डी है वो आपके पास क्या है, नॉमिनल डाया, वो आपके पास क्या है, नॉमिनल डाया। ओके, और ये जो वैल्यू आपके पास ली जाती है वो हमेशा कैसे ली जाती है, ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 5, ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 5। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको एमपी के अंदर जो पेपर हुआ था ई का, उसका एक डाटा बताता हूं आपको, ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन में कह रखा था कि डाया ऑफ बोल्ट आपके पास 16 है, तो आपके पास विड्थ कितना होगा। ऑप्शन में था 48, 50, 52 और आपके पास 54। तो देखो, तो अगर 3 टाइम्स ऑफ डी करोगे तो कितना आंसर आएगा, 3 टाइम्स ऑफ डी करोगे तो कितना आंसर आएगा बताओ, 48 आएगा। बट मैंने आपको क्या लिखा है, ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 5 आपको लेना है, तो आंसर क्या करोगे, आंसर क्या करोगे, आंसर बेटा 50 करोगे। आपके पास 45 आएगा, बट जब आप प्रोवाइड करोगे तो वो आपके पास हमेशा मल्टीपल ऑफ किसमें करोगे, 5 में। क्लियर। अगर ऑप्शन में 50 नहीं होता तो मैं 48 क्लिक करता, बट वो डाटा ठीक नहीं है। अकॉर्डिंग टू कोडल प्रोविजन ये कहता है ऑलवेज मल्टीपल ऑफ आपको 5 ही लेना है। क्लियर क्या, ऑलवेज मल्टीपल ऑफ कितना लेना है, 5 ही आपको लेना है। ठीक है, चलिए क्लियर क्या,
चलिए ठीक है, क्लियर है सभी। चलो नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या कहता है। हाँ, अब आपको अगर ये डी नहीं मिला तो मैं उसका भी बता देता हूं, उसका सॉल्यूशन क्या है। ये आपको 3 टाइम्स ऑफ टी करके मिलेगा, बट वो कोड के अंदर नहीं है। क्या होता है, कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए, अरे बताओ भाई सभी लोग, नॉमिनल डाया में किसका बताता आ रहा हूं फर्स्ट चैप्टर से। नॉमिनल डाया बेटा बोल्ट का ही तो होगा। सरफराज बेटा स्टार्टिंग से बात करते आ रहे हैं, नॉमिनल शैंक, अब भी तुम ऐसे बात करते हो, सच में दिल टूट जाता है बिल्कुल बुरी तरीके से। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं दोबारा तुम्हारे लिए सिर्फ बेटा, कि जो आपके पास नॉमिनल डाया है वो किसका है, नॉमिनल डाया ऑफ बोल्ट। ठीक है, अगर बोल्ट नहीं हुआ और रिविट हुआ तो रिविट आ जाएगा। ठीक है, नॉमिनल डाया ऑफ बोल्ट और या फिर आपके पास रिविट, कुछ भी आ सकता है तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, बोल्ट अब बोले आपके पास, वो बोले, दोनों बात यही की है। ठीक है सर, एक डी और √2 कोई वैल्यू आती है क्या यहाँ कोई d√2 d√2, हाँ आती है मनीष बेटा, आती है। मैं अभी उसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, अभी आपको इसके बारे में बताऊंगा। d√2 नहीं होता, वो आपके पास d√2 नहीं तो होता है t√12। ठीक है, इसके बाद आपके पास क्या है कि मैं आपको क्या क्या बता चुका हूं। देखो, मैं लेसिंग के लेंथ के बारे में बता चुका हूं। ये आपके पास लेसिंग मेंबर है। ठीक है, ये मेंबर लेसिंग मेंबर है। ठीक है, ये लेसिंग मेंबर आपके पास, इसका लेंथ हो चुका है, ये इसका विड्थ हो चुका है। ठीक है, और ये इसका क्या हो चुका है, थिकनेस। ठीक है, ये इसका क्या हो चुका है, थिकनेस हो चुका है। क्लियर। तो मैंने आपको क्या क्या डाटा बताया, वो आपको पास ये बताया है। ये लेंथ हो गया, ये विड्थ हो गया, और ये इसका क्या हो गया बेटा, थिकनेस हो गया। ठीक है, अब मैं इसको प्रोवाइड करने से पहले इसको चेक करता हूं कि ये आने वाले लोड को रोक पाएगा या नहीं रोक पाएगा। इसको प्रोवाइड नहीं करते, डाटा सिर्फ निकालते हो, फिर चेक करते कि हाँ ये आने वाले लोडिंग के लिए सेफ है या नहीं। तो उसके लिए पता है यूज क्या किया जाता है, उसके लिए यूज किया जाता है स्टेप, क्या बोलते हैं, स्लेंडरनेस फॉर लेसिंग, स्लेंडरनेस रेशियो फॉर लेसिंग। ओके, ये आपके पास जो क्वेश्चन है उसको बेटा 5 स्टार कर दो। ये यहां से इस स्टेप में से सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ये जो आपके पास स्लेंडरनेस रेशियो फॉर लेसिंग मेंबर है, वो आपके पास क्या रहता है, L इफेक्टिव डिवाइड बाय T√12 ये रहता है। और ये कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 145 से। आपके पास वैल्यू ये वाली आती है कि कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, आपके पास 145 ज्यादा नहीं होना चाहिए। बेटा थिकनेस बता तो दी, ये रहा आपके पास थिकनेस। ये रहा थिकनेस ऑफ लेसिंग मेंबर। सरफराज बेटा ये बताया ना, ठीक है क्लियर। चले आगे, ये रहता है आपके पास। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं अब एग्जाम में आपसे पूछता है कि एल इफेक्टिव क्या है, यहां पूछता है कि यहां पे एल इफेक्टिव क्या। देखो मैं आपको 3 जगह एल इफेक्टिव बता चुका हूं, ये तीसरी जगह बताने वाला हूं मैं। पहला मैंने बताया था एंगल के लिए, डिसकंटिन्यूअस होगा, एक एंगल होगा, एक बोल्ट होगा तो एल इफेक्टिव होगी 1। जब आपके पास कंटिन्यूअस होगा, एक एंगल होगा, बोल्ट एक से ज्यादा होगा तो 0.85 लेना है। वेरी करता है 0.77 बट लेना कितना है, 0.85 लेना है। स्टेप नंबर जो थर्ड आपके पास सेक्शन था उसके अंदर डिसकंटिन्यूअस ही है, एक एंगल है बट बोल्ट 2 या 2 से ज्यादा है, उसके लिए भी 0.85 ही लेना है। जब डबल एंगल होंगे, जब बोल्ट एक से ज्यादा होगा तो भी आपको कितना लेना है, 0.85 ही लेना है। मुझे पता है वहां पे 0.7 से 0.85 वेरी करता है, पर डिजाइनिंग में कितना लेते हैं, 0.85 लेते हैं। फिर मैंने बताया था आपको कॉलम के लिए, जब 2 फिक्स है, जब 2 हिंज है तो कितना लेंगे, 1। दोनों बोलना है, थ्योरेटिकल और डिजाइन वैल्यू 1 1।
फिर दोनों जगह से फिक्स है तो थ्योरेटिकल 0.5 और वो था 0.65। एक फिक्स है और एक हिंज है तो वो था 0.7 और ये था 0.8 था। ठीक है, यहां पर जब आते हैं, जब एक फिक्स होता है और एक गाइडेड रोलर होता है तो थ्योरेटिकल वैल्यू होती है 1 और डिजाइन होती है 1.2। जब एक हिंज होता है और एक गाइडेड रोलर होता है तो थ्योरेटिकल वैल्यू कितना था 1, थ्योरेटिकल वैल्यू था 2 और आपके पास डिजाइन वैल्यू भी कितना था 2। जब एक फिक्स होगा और एक फ्री होगा तो थ्योरेटिकल वैल्यू भी 2 होगा और आपके पास डिजाइन वैल्यू भी कितना होगा 2 होगा। अब मैं बता रहा हूं किसके लिए, लेसिंग के लिए। लेसिंग के अंदर आपके पास जो ये एल इफेक्टिव है वो कैसे निकालते हैं, अब ये देखो। ठीक है, तो मैं बता रहा हूं इफेक्टिव लेंथ फॉर लेसिंग मेंबर, ओके। लेसिंग मेंबर के लिए इफेक्टिव लेंथ क्या रहता है, ये पहला अरेंजमेंट है, ये तुम्हारा पहला अरेंजमेंट है। ठीक है, ये आपके पास हो गया अरेंजमेंट। ठीक है, ये अरेंजमेंट हो गया। इसमें क्या है, तुम्हारे पास लेसिंग ऐसे लग रही है, कैसे लग रही है, ऐसे। ठीक है, ऐसे लग रही है। जब बोल्टेड होगा और सिंगल लेसिंग होगा, हाँ बेटा रूट 14 है वो, रूट 12 है वो। ठीक है, रूट 12। ठीक है, चलो जब आपके पास क्या बोलेंगे, सिंगल लेसिंग विद बोल्ट, जब भी आपके पास ये लिखा आएगा तो वैल्यू कितनी होती है 1.0 ऑफ लेंथ ऑफ लेसिंग मेंबर। दूसरा आपके पास केस क्या कहता है, दूसरा केस क्या कहता है कि इस अरेंजमेंट के अंदर ये आपके पास हो गया मेंबर हो गया, ये आपके पास क्या हो गया, मेंबर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, मेंबर हो गया। अब यहां पे क्या होता है कि यहां पर तुमने लगा दिया आपके पास लेसिंग को बोल्ट के साथ में, और यहां लगा दिया आपने दूसरे लेसिंग को बोल्ट के साथ में, तो यहां पे आपके पास क्या बोलोगे, यहां क्या बोलोगे, डबल लेसिंग विद बोल्ट। तो आपके पास कितना होता है 0.7 लेंथ ऑफ लेसिंग मेंबर। तो मैं बता चुका हूं लेंथ ऑफ लेसिंग मेंबर क्या है, उसी का कितना होगा 0.7 होगा, या रखना कितना है 0.7 है। तीसरा आपके पास क्या है कि ये आपके पास सेक्शन हो गए, ये आपके पास सेक्शन हो गए दो। ठीक है, ये सेक्शन हो गए जिसे हम ऊपर से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कैसे हैं, चैनल है। ठीक है, तो तुमने यहां पे लगा दिए आपके पास वेल्डेड प्लेट को। ठीक है, प्लेट लगा दी और तुमने यहां पर क्या कर दी, वेल्डिंग कर दी। यहां पे तुमने क्या करा, वेल्डिंग कर दिया, ऐसे वेल्डिंग कर दिया। वेल्डिंग करके यहां पे पता चला कि इसका जो एल इफेक्टिव है वो कितना आता है, वो निकल के आता है 0.7 लेंथ ऑफ लेसिंग मेंबर। ठीक है, ये आपके पास रहा। क्लियर, बनाओ इसको। अब यूं मत कहना कि डबल के लिए वेल्डिंग क्यों नहीं करा। बना लिया बेटा ये दोनों, बना लिया कि बेटा, ये वाला बना लो। सुधीर बेटा जरूरत नहीं पड़ती, हमें वेल्डिंग के लिए सिंगल से स्ट्रेंथ सफिशिएंट मिल जाती है। वेल्डिंग वाला आपके पास एफिशिएंसी ज्यादा देता है, बताया था ना मैंने आपको कि वेल्डिंग जो आपके पास कनेक्शन होते हैं उनकी एफिशिएंसी बोल्ट से कंपेयर में ज्यादा होती है। इसी कारण से यहाँ पे सिंगल लेसिंग के लिए वेल्डेड वाला बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती वहां पर। ठीक है, और अगर आपके पास जब भी दिक्कत आती है तो आप डबल भी प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। क्लियर, चले आगे। इसके बाद जो आपके पास स्टेप नंबर 9 है,
ठीक है। जो स्टेप नंबर आपके पास 9 है वो स्टेप आपके पास क्या कहता है, वो कहता है आपके पास फोर्स ट्रांसमिशन। क्या कहता है, फोर्स ट्रांसमिशन, फोर्स ट्रांसमिशन इन द लेसिंग, इन द लेसिंग, कि लेसिंग के अंदर आपके पास फोर्स ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो हम क्या करते हैं कि फोर्स ट्रांसमिशन निकालने के लिए हम मान के चलते हैं कि इसमें कुछ फोर्स होगा। देखो होता क्या है, लेसिंग फोर्स नहीं लेता, लेसिंग फोर्स नहीं लेता, तो लोग क्या करते हैं कि वो कैसा ही मेंबर प्रोवाइड कर देते हैं, कम लेंथ का, भाई लेंथ तो जितनी होगी उतना प्रोवाइड करोगे, कम विड्थ का, कम थिकनेस का। अब हुआ क्या, जैसे ही लोड लगा मेंबर फेल हो जाएगा। भाई तुम पैसा बचाना चाहोगे ना, अगर तुम डिजाइनर हो तो तुम क्या होगा कि भाई कम थिकनेस का प्रोवाइड कर दो, अगर ये फोर्स नहीं लेता तो। लोड लगाया और वो फेल हो गया, तो क्या हुआ, कोडल प्रोविजन क्या बोलता है कि फोर्स नहीं लेता, ओके, बट आपको 2.5% तो मान के ही चलना है कि ये आने वाले लोड का 2.5% तो लोड लेगा ही लेगा। अब होगा क्या कि अब जो आपके पास लेंथ तो जो होगा मेंबर का स्पेसिंग के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दोगे, पर जो विड्थ होगी और जो थिकनेस होगी अब वो उस लोड के लिए कैलकुलेट करोगे। ठीक है, याद रखना लेसिंग मेंबर लोड नहीं लेता, बट हमने उसको मान लिया कितना, 2.5%। ठीक है ना, चलो ठीक है। स्टेप नंबर 8 क्या लिखेंगे, पहले लेसिंग मेंबर नॉट ट्रांसफर दी लोड, नॉट ट्रांसफर दी लोड, नॉट ट्रांसफर दी लोड फ्रॉम कॉलम, फ्रॉम दी कॉलम, but to design the, ठीक है, but to design the lacing member, to design the lacing member, it is assumed that, it is assumed that the force will transfer through it, force will transfer through it। ठीक है, क्या लिखा है मैंने कि ये फोर्स ट्रांसफर नहीं करता। मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि ये फोर्स ट्रांसफर नहीं करता, बट डिजाइनिंग पर्पस से हम अज्यूम करते हैं कि फोर्स ट्रांसफर करता है, और कितना करता है वो मैं अभी बता दूंगा इसके बाद में। इसको लिख लो पहले, ठीक है। मैंने क्या लिखा है, लोड नहीं लेता बट डिजाइनिंग पर्पस से हमें मान के चलना है कि फोर्स ट्रांसफर करता है, नहीं तो लोग क्या करेंगे, कम थिकनेस का और कम विड्थ का। बिल्कुल सही, 2.5% ऑफ अप्लाइड लोड। ठीक है, बना लिए इसको, इसको लिख लिया क्या, ठीक है। कितना फोर्स मान के चलता है, 2.5% ऑफ अप्लाइड लोड, 2.5% ऑफ अप्लाइड लोड, ये इतना मान के चलता है। ये रहा, ठीक है। अब आपके पास क्या करते हैं कि भाई ये फोर्स तो आ रहा है, हाँ हाँ बात वही है, भूल जाते हैं बता के, ठीक है। चलो थोड़ा सा ठीक है, ये तो फोर्स आ रहा है आपके पास V, ट्रांसफर कैसे होता है अब वो बात करते हैं। देखो ये आपके पास मेंबर है, ये आपके पास मेंबर है ऐसे, और ये आपके पास हो गया दूसरा मेंबर, ये आपके पास क्या हो गया, दूसरा मेंबर। जो ये V फोर्स आ रहा है ना, ये जो आपके पास V फोर्स आता है, ये हाफ हाफ ट्रांसफर होता है, ऊपर भी और नीचे भी। मतलब जैसे ही V फोर्स आया तो V/2 तो आपके पास जाएगा इस तरफ, और V/2 जाएगा आपके पास इस तरफ, ठीक है।
तुम क्या होगे कि सर थोड़ा समझ नहीं आया, थोड़ा और बताओ। तो बेटा इसको ना आप सामने से देखो, इसको तुम कहां से देखोगे, सामने से। सामने से देखोगे तो तुम्हें नजर आएंगे एक पोर्शन ऐसे, एक पोर्शन ऐसे। तुम्हें नजर आएगा एक पोर्शन ऐसे और एक पोर्शन ऐसे। फिर आपको दिखाई देंगे कि इनके अंदर आपके पास कुछ पोर्शन लगे पड़े हैं जो कुछ ऐसे हैं। आपको दिखाई देंगे कुछ पोर्शन आपके पास ऐसे लगे हुए हैं। क्लियर? ये पोर्शन आपके पास लगे हुए हैं ऐसे। ठीक है। अब आपके पास क्या होता है कि जब ये फोर्स आपके पास आता है ना, तो इसके कारण से एक फोर्स जनरेट होता है कहां पे, लेसिंग के अंदर। ये फोर्स तो आ रहा है ड्यू टू अप्लाइड लोड, पर आपके पास लेसिंग में कितना जनरेट हुआ तुम्हें वो फाइंड करना है। तो आपके पास फोर्स ऐसे ऐसे ही जाएगा भाई। अगर आपके पास लोड मेरे पास ऊपर से आ रहा है तो लेसिंग में कैसे जाएगा, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे तो ट्रांसफर होगा टॉप टू बॉटम। तो मतलब जब तुम फोर्स आपके पास इस डायरेक्शन में आएगा तो नीचे वाले में यहां पर, फिर इस वाले में यहां पर और इस वाले में ऐसे, ऐसे ही ट्रांसफर करता हुआ कहां चल जाएगा, बॉटम में। तो मैं एक मेंबर में निकाल लेता हूं, बाकी के लिए सेम ही होगा भाई। जितना एक मेंबर में लोड आ रहा है बाकी में उतना ही आएगा। तो चलो वहां पे देख लेते हैं। ठीक है। तो हमने बात किया था कि भाई यहां से जो एंगल होता है वो कितना होता है, थीटा होता है। क्लियर? क्या मैंने बताया था आपको? हाँ मैंने बताया था। फिर बात करते हैं कि अगर ये थीटा है तो यहां पे आपसे जो फोर्स आएगा उसे तुम क्या बोलोगे, एफ कोस थीटा। भाई तुम्हें पता है ना कि थीटा के साथ जो कंपोनेंट आता है फोर्स का वो कोस वाला होगा, और जो इसके अपोजिट वाला जो कंपोनेंट है वो तुम एफ साइन थीटा करोगे, वो तुम एफ साइन थीटा करोगे। बताओ ये क्लियर है क्या कि ये आपके पास वर्टिकल से थीटा होता है तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, कोस का, और उसका अपोजिट वाला कौन सा होगा, साइन का, है ना। अब तुम्हारे पास फोर्स कितना आ रहा है एक के अंदर, v/2। तो मतलब आपके पास क्या होगा कि जो ये एफ साइन थीटा है एक लेसिंग के अंदर वो कितने के बराबर होगा, v/2। तो मैं पूछूं लेसिंग के अंदर फोर्स कितना आ रहा है, तो v/2 इंटू आपके पास क्या हो गया, साइन थीटा। ये आपके पास हो गया फोर्स इन लेसिंग। ओके, ये क्या हो गया, फोर्स इन लेसिंग हो गया। क्लियर? बनाओ इसको, इसको बनाओ अब यहां से। बना भी लिया? कोई बात नहीं बेटा, सिलेबस पूरा हो जाएगा तभी तो तुम कह सकते हो कि हाँ सर मैं पेपर दे सकता हूं। जब तक आप, जैसे कि ऐसे थोड़ी ना होगा तुम मार्च में पेपर देने, मार्च में पेपर है, तुमने जनवरी के अंदर अगर आप कोचिंग स्टार्ट करते हैं तो क्या आप कह दोगे कि मैं तो पेपर देने लायक हूं? ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है। हाँ, ये लेसिंग के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है, लेसिंग के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है। तो आप पहले सफिशिएंट टाइम दो अपने आप को और सब्जेक्ट कंप्लीट करिए। आपके पास जो भी आपके पेपर में आते हैं उसके बाद आप कह सकते हैं कि उस टाइम के बाद मैं पेपर देने लायक हूं। जब तक सिलेबस नहीं होता, जब तक आप लायक नहीं होते, चाहे आप कितने ही साल पहले कोचिंग स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है। तो जब आपके पास सब्जेक्ट सारे कंप्लीट होंगे तो उस दिन के बाद से आप पेपर देने लायक बन जाते हैं। ठीक है। देखो मैं क्या बता रहा था बेटा, मिनिमम आपको 6 घंटे पढ़ने होते हैं। 6 घंटे आप मान के चलो कि आपको पढ़ने होते हैं प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, 6 घंटे, 4 घंटे टेक्निकल, 2 घंटे नॉन टेक, ये आपको टाइम देके चलना है। तो मैं कह रहा था कि यहां से आपके पास जो फोर्स आ रहा है वो कितना आ रहा है, आपके पास एफ आ रहा है। ठीक है। हाँ, लेक्चर के अलावा ये आपके पास जो फोर्स आ रहा है वो आपके पास कितना आ रहा है, एफ आ रहा है। तो ये जो कंपोनेंट बनता है यहां से कितना बनता है, थीटा बनता है। तो जो थीटा के साथ कंपोनेंट होगा फोर्स का उसे हम क्या बोलेंगे, एफ कोस थीटा बोल देंगे। और ये जो कंपोनेंट होगा ये वाला,
वो क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा हो जाएगा। और ये जो फोर्स आपके पास लेसिंग के अंदर आ रहा है और ये जो फोर्स आपके पास ड्यू टू लोडिंग के कारण से आ रहा है, तो उन दोनों को तुम इक्वेट करोगे और यहां से वो फोर्स निकालोगे जो लेसिंग के अंदर जनरेट हो रहा है इस वी फोर्स के कारण से, जो आपने 2.5% मान के चला था ड्यू टू अप्लाइड लोड। क्लियर? ये बता दो बस, वी क्यों नहीं लिया बेटा? जब आपके पास यहां पर वी आएगा ना, जैसे कि आप यहां देखो, जब आपके पास v यहां पर आपके पास मान लो कि ये v आपके पास यहां पर आ रहा है, v आपके पास यहां पर आ रहा है, ठीक है। तो जब आपके पास v आएगा तो कंफ्यूज होगा ना, वो अब कंफ्यूज होगा कि जाना कहां है। तो वो आधा तो जाएगा यहां से और आधा जाएगा यहां से, तो एक लेसिंग में कितना आएगा, हाफ जाएगा, ठीक है। चलो, अब आपके पास ये जो फोर्स आता है ना, ये जो फोर्स आता है, थोड़ा कन्वेंशन बता रहा हूं, तुम कंफ्यूज मत हो जाना। तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में नहीं आता, तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में ये फॉर्मूला आता है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, ठीक है, ये नहीं आता, पर मैं बता रहा हूं तुम्हें कि तुम्हें कुछ नया ना लगे जब तुम पढ़ोगे। इसको चेक किया जाता है किसके लिए, कंप्रेसिव फोर्स के लिए, ठीक है। चेक किया जाता है किसके लिए, कंप्रेसिव फोर्स के लिए। तो क्या लिखेंगे, चेक फॉर कंप्रेसिव फोर्स, चेक फॉर कंप्रेसिव फोर्स। अब तुम्हें बताया था किसका, अप्लाइड लोड का 2.5 करना है भाई, ये ऑलरेडी 2.5 है, ये जो V है वो ऑलरेडी 2.5 करके ही है बेटा, ठीक है। चलो चेक कैसे करेंगे, आपके पास ये निकालोगे, लैम्डा निकाला था, लैम्डा से आप एफसीडी निकालोगे, इस एफसीडी से आप क्या निकालोगे, पी सेफ निकालोगे, पीयू निकालोगे, पीयू से आप क्या निकालोगे, पी सेफ निकाल लोगे, और जो पी सेफ है ये तुम्हारे फोर्स से ज्यादा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो तुम क्या कह दोगे कि सेफ है, तुम क्या कह दोगे, ये आपके पास क्या है, सेफ है। क्लियर भाई? लैम्डा से तुम क्या निकालोगे, एफसीडी, एफसीडी से पीयू, पीयू से पीयू सेफ, और ये एफ से ज्यादा आना चाहिए। ये मैं बता चुका हूं अच्छे से कि ये चीजें क्या क्या रहती हैं, अगर आपको याद होगी तो कल की क्लास से मैंने डिस्कस भी की थी। याद है बेटा आप लोगों को, याद है क्या? चले, जैसे ही कंप्रेसिव फोर्स के लिए चेक किया है ऐसे ही चेक कर देंगे टेंशन फोर्स के लिए, ठीक है। चेक फॉर टेंशन फोर्स, चेक फॉर टेंशन फोर्स, ठीक है। अब आपके पास यहां आपको पता है टेंशन में क्या होता है, दो चीजें होती है, एक तो आपके पास ग्रोस स्ट्रेंथ रहती है और एक आपके पास नेट स्ट्रेंथ होती है, तो ये दोनों ही ज्यादा होने चाहिए। ग्रोस एरिया के अंदर आपके पास क्या लोगे, AG इंटू एफ वाई डिवाइड बाय 1.1, और इसमें आप क्या लोगे, ए नेट इंटू एफ वाई डिवाइड एफ यू 1.25 इंटू 0.9। ये ज्यादा होनी चाहिए, इक्वल होने चाहिए एफ से, ये ज्यादा होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए एफ से, तो ये भी क्या कह दोगे कि सेफ हो गई, और ये भी आपके पास क्या कह दोगे कि सेफ हो गई। बस ऐसा चेक किया जाता है कन्वेंशन में। हाँ बेटा मनीष पूछ लो। एफ वाई एफ यू कब लेना है, मैं बता चुका हूं आपको। एफ वाई तब लोगे जब मेंबर फेल नहीं होगा, और एफ यू तब लोगे जब मेंबर फेल होगा। मनीष बेटा तुमने स्टार्टिंग से क्लास देखते, तुमने देखी होगी क्लास, मैंने बोला भी ये बात है कि जहां पे आपके पास मेंबर फेल नहीं होता वहां पे लेते हैं यील्ड स्ट्रेस, और जहां पे फेल हो जाता है वहां पे लेते हैं आपके पास अल्टीमेट। बना लिया? लास्ट स्टेप यहां का हमारा, इसको बनाओ, इसको चेक करवाओ। नोट कर लिया कि बेटा ये वाला चेक फॉर कंप्रेसिव फोर्स, ये बनाइए अब।
ये तुम्हें तब पता लगेगा जब तुम ये पढ़ाया हुआ पढ़ लोगे, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि यहां पे मेंबर फेल हो रहा है, यहां पे नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल, सिंगल साइड पेनिट्रेशन बट के अंदर फेल हो रहा था, नहीं हो रहा था। ये बैटन और बच रहा है और उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बैटन के अंदर गिनती के 5 स्टेप है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बताओ बेटा, राजश्री बेटा, मैंने क्या कह रहा हूं? सिंगल साइड पेनिट्रेशन के लिए बताओ मेंबर फेल हो गए, नहीं होगा? सिंगल साइड आज नहीं, कल हो जाएगा, ठीक है। मैं क्या पूछ रहा था? सिंगल साइड पेनिट्रेशन बट जॉइंट में मेंबर फेल हो गए, नहीं होगा? मैं बताया था आपको, नहीं होगा फेल, तो वहां पर एफ फाइल हो गए, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। मैंने वहां बताया है आपको, नहीं होगा, मैंने बकायदा आपको बताया है। ये स्ट्रेंथ ज्यादा देते हैं क्योंकि इनमें एसेंडिसिटी नहीं होती। तभी मैं कहता हूं कि चीजों को बस रिवाइज करोगे ना, तुम्हें चीजें देखते ही पता चल जाएगी कि हाँ ये मेंबर फेल हो रहा है और ये नहीं हो रहा। देख लेना। स्टेप नंबर 9, ठीक है। नंबर ऑफ बोल्ट, ये फॉर्मूला आपके पास क्या रहता है? नंबर ऑफ बोल्ट का तुम्हें मैं फॉर्मूला पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। क्या रहता है नंबर ऑफ बोल्ट के अंदर? डिजाइन लोड डिवाइड बाय बोल्ट वैल्यू या बोल्ट स्ट्रेंथ, ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। बोल्ट वैल्यू या बोल्ट स्ट्रेंथ। अब डिजाइन लोड कितना है वो देख लेते हैं। देखो, ये तुम्हारे पास लेसिंग अरेंजमेंट है। तुम्हें इस बोल्ट पे देखना है, इस वाले बोल्ट पर एक फोर्स यहां से आ रहा है और एक फोर्स यहां से जा रहा है। ये एंगल कितना बना रहा है यहां से? थीटा। और ये भी एंगल कितना बना रहा है यहां से? थीटा, ठीक है। ये ऊपर से जो आपके पास कंपोनेंट आएगा वो किसका होगा? एफ कोस थीटा का। और यहां से जो कंपोनेंट जाएगा वो आपके पास क्या होगा? एफ साइन थीटा का। इसी बोल्ट पर जो ये फोर्स जा रहा है यहां से, ये बाहर की तरफ आपके पास किसको लेके जाएगा? एफ कोस थीटा को। और यहां पे तरफ किसको लेके आएगा? एफ साइन थीटा को। ये कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कैंसिल कर लेंगे, क्योंकि डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। इसका आपके पास डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन दोनों का क्या है? सेम। ये दोनों जोड़ लेंगे तो एक वोल्ट पे जो डिजाइन लोड आ रहा है वो कितना है? 2F कोस थीटा। और आपके पास बोल्ट वैल्यू मैंने आपको बता रखी है चैप्टर नंबर 1 में कि बोल्ट वैल्यू या बोल्ट स्ट्रेंथ जो दोनों एक ही होती है कैसे निकाली जाती है। तो नंबर ऑफ बोल्ट का फॉर्मूला क्या है? 2F कोस थीटा डिवाइड बाय बोल्ट वैल्यू। क्लियर क्या? बताओ, क्लियर क्या? ये कल मैंने बताया था आपको बोल्ट वैल्यू कैसे निकालना है और 2F कैसे आ रहा है, वो चीज वहां से बता दी मैंने, ठीक है। पर मैं क्या मानता हूं, आपको अपने एग्जाम पर्पस से वैल्यू डायरेक्ट याद रखनी है, बाकी आप समझ सकते हैं उसको। रिपीट, कोई बात नहीं। मैं आपसे ये कह रहा था कि इस बोल्ट के ऊपर यहां से फोर्स आ रहा है जो है आपके पास F, और यहीं से एक फोर्स जा रहा है जो आपके पास कितना होता है? F। इन दोनों का जो आपके पास एंगल बन रहा है यहां से, वो दोनों ही एंगल कितना बना रहे हैं? थीटा। और ये बना रहे हैं आपके पास थीटा। इन दोनों के कारण से एक यहां से जो कंपोनेंट आएगा इस फोर्स के कारण से, वो कितना आएगा? F कोस थीटा। ये अंदर की तरफ जा रहा है तो ये भी अंदर की तरफ ही जाएगा और क्या बनाएगा? F साइन थीटा। ये बाहर की तरफ जा रहा है तो ये बाहर कर दो F कोस थीटा। ये इसके कारण से है। और ये बाहर जा रहा है तो ये भी यहां से बाहर ही जाएगा, ठीक है। और क्या बनाएगा आपके पास? F साइन को। और ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और जोड़ के क्या बन जाएंगे? F कोस थीटा बन जाएंगे, जैसा कि यहां पे बता रखा है। आपको एग्जाम में ये याद रखना है, ये कहानी याद नहीं रखनी। आपके पेपर में डायरेक्ट आता है ये वैल्यू कि 2F कोस थीटा डिवाइड बाय बोल्ट वैल्यू।
2 मिनट बेटा और बस। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पर्पस, पर्पस ऑफ लेसिंग। कुछ पॉइंट है लेसिंग पर्पस से इंपॉर्टेंट, वो बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, लेसिंग members are designed as axially loaded member, लेसिंग मेंबर कैसे हैं आपके पास, एक्सियली लोडेड मेंबर। एक्सियली लोडेड मेंबर आपके पास कैसे होते हैं, वो आपके पास होते हैं ट्रस जैसे। ट्रस के अंदर जो लोड आता है वो हमेशा कैसे आता है, एक्सियली आता है। तो इसको हम पता है कैसे मान के डिजाइन करते हैं, एज ए ट्रस अरेंजमेंट। याद रखना, हम इसको कैसे डिजाइन करते हैं, एज ए ट्रस अरेंजमेंट की तरह डिजाइन करके चलते हैं इसको, एज ए ट्रस अरेंजमेंट। क्यों, क्योंकि इसके अंदर से जो लोड होते हैं वो हमारे पास कैसे मान के चलते हैं, एक्सियली। एक्सियली कैसे होते हैं कि ये आपके पास हो गए इंक्लाइंड, पर हमने लोड कैसे माना है, बिल्कुल इसके एक्सियल से पास होता हुआ। क्लियर, इस कारण से इसको हम क्या बोलते हैं कि लेसिंग मेंबर कैसा है, ट्रस अरेंजमेंट जैसा है। क्लियर, लेसिंग मेंबर को कैसे डिजाइन करते हैं, एक्सियली लोडेड मेंबर की तरह। क्लियर है क्या पॉइंट। सरफराज बेटा इतना जरूरी नहीं है वो फोर ट्रांसमिशन, तो भी आपको एक बार और बता देता हूं। देखो ये बोल्ट है, बोल्ट के अंदर फोर्स यहां से आ रहा है एफ, इस तरफ आपके पास जा रहा है एफ कोस थीटा, और ये आपके पास जा रहा है यहां से एफ साइन थीटा। बस इसी को समझना है। थीटा के साथ जो आपके पास आता है वो आपके पास है एफ कोस थीटा, और जो उसके अपोजिट है वो एफ है साइन थीटा। ठीक है, इसमें कहा है, इसमें तो लोड बिल्कुल सीधा पास हो रहा है ना, यहां से सेंटर से पास मानते हैं। एक्सियली का मतलब क्या समझते हो, सेंटर से पास होने वाला। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो जो आपके पास लेसिंग मेंबर है उसको कैसे डिजाइन करते हैं, एक्सियली लोडेड मेंबर की तरह। ठीक है, दूसरी बात आपके पास बात करते हैं यहां पर। ठीक है, दूसरा आपके पास पॉइंट क्या कहता है यहां पर, इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो, इफेक्टिव स्लेंडरनेस ratio should be increased to take account of shear deformation effect, to account of shear deformation effect। ठीक है, shear deformation effect। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना कि shear deformation के कारण से यहाँ पे जो इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो है उसको क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। मतलब जो लैम्डा होता है वो क्या होता है, L इफेक्टिव अपॉन में R XX होता है बिल्डअप कॉलम के लिए। कितना होता है आपके पास, स्टेप 8 वो बता देंगे, दोबारा बता देंगे, कोई बात नहीं। अब ये सुन लीजिए, जो आपके पास लैम्डा होता है बिल्डअप कॉलम के लिए वो क्या होता है, एल इफेक्टिव अपॉन आर एक्स एक्स होता है। याद रखना है किसके लिए है, बिल्डअप कॉलम के लिए। अब आपके पास क्या है
कि जो शियर के कारण से ये मेंबर में फेल हो जाता है। ठीक है, बता रहा हूं बेटा, रुक तो जाओ, बता रहे हैं। तो आपके पास क्या होता है कि शियर के अंदर मेंबर के फेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये माइल्ड स्टील से बना होता है और माइल्ड स्टील लिस्ट स्ट्रेंथ होती है शियर के अंदर। इस कारण से ये वैल्यू 5% बढ़ जाती है। 5% क्या होती है, बढ़ जाती है। किस केस में, लेसिंग के केस में। तो जब ये 5% बढ़ा देते हैं ना, तो इसी वैल्यू को बोल दिया जाता है क्या, एल इफेक्टिव। क्या बोल दिया जाता है, एल इफेक्टिव। तो याद रखना, एल इफेक्टिव 5% इंक्रीज फॉर 5% इंक्रीज फॉर लेसिंग, इंक्रीज फॉर लेसिंग। और किस लिए करते हैं, शियर डिफॉर्मेशन इफेक्ट के लिए। ठीक है, किस लिए करते हैं, शियर डिफॉर्मेशन इफेक्ट के लिए। 8वां स्टेप आपके पास क्या कहता है, ये वाला स्टेप कह रहे हो क्या सरफराज बेटा, ये कह रहे हो क्या, ये वाला कह रहे हैं क्या बेटा। ठीक है, देखो यहां पे क्या रहता है कि जो आपके पास वी फोर्स आता है, ठीक है, जो आपके पास वी फोर्स आता है यहां पे जो आपके पास वी फोर्स आता है वो हाफ हाफ ट्रांसफर होता है, यहां पर हाफ हाफ ट्रांसफर होता है। ठीक है, अरे तुम्हें लिखने दे या उसको बता दे, लिख लिया बेटा। ये जो F है यहां पे आपके पास कितना आएगा, V/2, और यहां पे भी कितना आएगा, V/2। अब आपके पास क्या होता है कि जब यहां से जो फोर्स जनरेट हो रहा है F और यहां से फोर्स जनरेट हो रहा है F, उसके कंपोनेंट बनाओगे किसके साथ में, वर्टिकल के साथ में, जो कितना है, थीटा। अब आपको पता है कि थीटा के साथ में क्या होगा, F cos थीटा होगा, और इसके साथ में आपके पास क्या होगा, F sin थीटा होगा। तो जो आपके पास F sin थीटा होता है उसको किसके इक्वल मानते हैं, इसके V/2 के। sin थीटा को किसके इक्वल मानते हैं, V/2 के। ठीक है, तो आपके पास जो F है वो आपके पास क्या होगा, V/2 sin थीटा हो जाएगा। F V/2 नहीं होगा बेटा, कंपोनेंट में लेना है, कंपोनेंट में। आप इसके अंदर ये मत मानिए, ये आपके पास कंपोनेंट में लेना है आपको। ठीक है, किस में लेना है, कंपोनेंट के अंदर लेना। आप डायरेक्ट कंसीडर कर रहे हैं। इसमें देखो, इस डायग्राम के अंदर यहां पर ये V है वो ऊपर नीचे हाफ हाफ जाता है। ठीक है, तो इसको कंपोनेंट के अंदर लीजिए, डायरेक्ट कंसीडर मत करजिए। आप इसको डायरेक्ट कंसीडर कर रहे हैं। क्लियर किया, कंपोनेंट के अंदर कंसीडर करना, डायरेक्ट कंसीडर मत करना। ठीक है, बाकी जो आपके पास है इसके आगे के स्टेप और इससे जो भी चीजें हैं वो कल बात करेंगे। ठीक है बेटा, वो मैं फर्स्ट स्टेप में बता चुका हूं, जो बेसिक इंट्रोडक्शन था स्टील में वो बता चुका हूं कि जो आपके पास माइल्ड स्टील होता है, जो आपके पास जो स्टील स्ट्रक्चर है वो किससे बनता है, माइल्ड स्टील से। और माइल्ड स्टील का जो लिस्ट स्ट्रेंथ है वो किस में होता है, शियर के अंदर। ठीक है, हाँ तो हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, बाकी कल बात करेंगे आपसे। हाँ, आज का आपके पास हो चुका है। ठीक है, तो कल दोबारा मुलाकात होगी आपसे 5 से 7। ठीक है, जब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो। ठीक है, चलो गुड नाइट बेटा।